तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 17। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम बानजुंग को देखते हैं जो कि सैफ्यून और पार्क हांजुन को अपने बॉस के पास ले जा रहा था। तभी सैफ्यून उसकी तरफ देख के बोलती है कि वाह यार, तुम तो बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर हो और हाँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा बंदा नहीं देखा। वो उसके बॉडी को टच करके कहती है कि कोई बंदा इतना विशाल कैसे हो सकता है। सैफ्यून कहती है कि क्या तुमने गलत प्रोटीन पाउडर या दवाइयाँ ले ली है क्या। बानजुंग उसकी बातों को सुन के कोई रिएक्शन नहीं देता। सैफ्यून कहती है कि अच्छा, तू मुझे इग्नोर कर रहा है। वो बिना रुके बानजुंग से अलग अलग सवाल पूछती है, जैसे कि तुम दिन में कितनी बार खाते हो और पक्का तुम 12 लोगों का खाना खा जाते होगे, और हाँ, तुम्हें तो कम से कम हाथी के साइज के जूते लगते होंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। तभी बानजुंग तंग आके कहता है कि ओए, अपना मुंह बंद कर और मेरे पीछे आ। सैफ्यून कहती है कि नहीं, मैं चुप नहीं हो सकती, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। चलो जाने दो, तुम मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो। वो कहती है कि मुझे बताओ कि 2 साल पहले क्या हुआ था। क्या ये तुम लोगों की मिली भगत नहीं थी कि तुम्हारा लीडर पार्क हांजुन के आगे झुक के माफी मांगने लगा। वो हांजुन की तरफ उंगली करके बोलती है कि तुम लोगों को इस बात का गुस्सा है कि तुम इस बंदे को पीट नहीं पाए। सैफ्यून की बातें सुन के बैंगजुंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सैफ्यून की तरफ देख के बोलता है कि तू मुझे भड़का रही है, तुझे पता है ना कि मैं जब पीटने लगता हूँ तो जेंडर नहीं देखता, तो क्या तुझे भी पीटना है। तो पार्क हांजुन सैफ्यून के आगे आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ये गलत नहीं बोल रही है। तभी सैफ्यून हांजुन के पीछे छिप जाती है। तभी बैंजुंग कहता है कि तुम दोनों कमीनों। वो अपने मन में कहता है कि चुपचाप मैं ये सब सुन नहीं सकता। वो हांजुन को पंच मारने के लिए जाता है और कहता है कि नाम इंसू से पहले मुझे तुम लोगों को सबक सिखाना होगा। हम देखते हैं कि हांजुन उसकी तरफ गुस्से में देख रहा है। तभी बैंजुंग अपना फ्लैशबैक बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो लोग मुझे सुपर बेबी कहते थे, और जब मैं 18 का हुआ तो मैं आम लोगों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लंबा और भारी था, और इसी वजह से लोग मुझे डॉन कैट्सू के नाम से बुलाने लगे। वो कहता है कि मेरे पूरे लाइफ में ये पहली बार है। तभी हम देखते कि हांजुन उसको बहुत ही जोरदार किक मारता है। वो अपने मन में कहता है कि ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है जब किसी ने मुझे लात मार के हवा में उछाल दिया। तभी बैंजुंग दूर जाके गिरता है। उसकी पिटाई देख के लोग कहते हैं कि कौन है जो डॉन कैट्सू को हवा में उछाल दिया। तभी वो सब के सब पीछे पलट के देखते हैं। वो सब देखते कि वो तो हांजुन है जो उनकी तरफ आ रहा है। तब तक हांजुन भी उनके पास पहुंच गया था। वो सारे कहते कि तैयार हो जाओ, जैसे ही ये नजदीक आएगा इसको मार देंगे। हांजुन देखते कि सारे इंचियोन के मेंबर्स तो यहीं पे है। तभी सैफ्यून कहती कि ओए मोटू, तूने तो कहा था कि इंचियोन 1 to 1 फाइट करता है। तभी जुनवो उनकी तरफ देख के बोलते कि पार्क हांजुन, जल्दी कर यार, मेरे हाथ खोल दे, मेरे पैर भी सुन हो गए हैं। तभी वहाँ पे इंसू आ जाता है जो कहता है कि सबके सब पीछे हट जाओ, और फिर वो अपने शर्ट को उतार के फेंक देता है। हम देखते कि वो फाइट करने के इरादे से हांजुन की तरफ बढ़ रहा है। वो सबको कहता है कि ये मेरा शिकार है। वो हांजुन से कहता है कि बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। हांजुन उसकी तरफ देख के बोलता है कि तू तो है। तभी उसे 2 साल पहले वाले लीडर का चेहरा याद आता है। हांजुन कहता है कि तू उसका भाई है। इतना सुनते ही नाम इंसू गुस्से में आ जाता है और वो बहुत ही तेजी में हांजुन को एक पंच मारता है। हम देखते कि हांजुन उसके पंच को डॉज भी नहीं करता, जिसकी वजह से उसके फेस पे एक कट लग जाता है। इधर सैफ्यून कहती कि उसके चेहरे से तो खून बह रहा है। सारे इंचियोन के मेंबर उसकी तरफ देख के हंसने लगते हैं। तभी नाम इंसू कहता है कि ओए, बातें करना बंद कर और मुझसे फाइट कर। तुझे पता भी नहीं है कि मैं इस दिन का इंतजार कितने अरसे से कर रहा था, और मेरे हाथों में खुजली हो रही है कि मैं कब तुझे पंच मारूं। नाम इंसू कहते कि अगर तू पहले नहीं आना चाहता तो ठीक है, मैं ही तुझे पंच मारता हूँ। और वो बहुत तेजी में हांजुन के ऊपर पंच मारने जाता है। हांजुन कहता है कि मैं इसको डॉज नहीं कर पाऊंगा। तब तक नाम इंसू ने उसके चेहरे पे जोरदार पंच मार दिया था, जो कि बहुत ही जोरदार था। नाम इंसू कहता है कि हांजुन, ये बहुत ही शर्म की बात है कि इंचियोन वालों ने तेरे आगे घुटने टेक दिए, तो आज मैं सब कुछ तुझे सूद समेत लौटा दूंगा। तभी हांजुन उसको पंच मारने जाता है पर वो डॉज कर देता है। तो हांजुन उसको किक मारता है पर वो उसके किक को भी डॉज कर देता है। वो पता नहीं कैसे पर हांजुन के हर एक अटैक से बच जा रहा था। तभी हम देखते कि वो हांजुन को बहुत ही जोर से पंच मारता है। तो इस बार हांजुन भागते हुए उसकी तरफ आता है और दोबारा से वो हांजुन के पंच से बच जाता है। और हम देखते कि हांजुन के पंच को वो देख भी पा रहा था। वो हांजुन से कहते हैं कि तू बहुत ज्यादा स्लो है, और वो हांजुन को जोर से पंच मारता है। उसका पंच
पंच खाने के बाद हांजुन दूर जाके गिरता है। हांजुन की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। तभी नाम इंसू कहते हैं कि ये बहुत ही बुरी बात है क्योंकि तू मुझे गुस्सा दिला रहा है और एक बार मुझे गुस्सा आ गया तो मैं खुद को नहीं रोक पाता, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उठ जा क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। हम देखते कि हांजुन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 18। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इंचियोन के लीडर नाम इंसू को देखते हैं जो पार्क हांजुन से कहता है कि ओए उठ जा, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तभी हमें नाम इंसू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो कहता है कि जब इंचियोन के सारे गैंगस्टर पार्क हांजुन के आगे झुक गए थे तो मैं वहीं पे था। उस दिन के बाद से मैंने अपना एक दिन भी बर्बाद नहीं करा। हम देखते कि नाम इंसू बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। नाम इंसू कहता है कि सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, तो इसीलिए मैंने अपने आलस वाले नेचर को बदल दिया क्योंकि वो इंचियोन जो कि पूरे कंट्री में एक प्राउडफुल फाइटर की तरह जाने जाते थे, उनका लीडर पार्क हांजुन के आगे अपनी जान की भीख मांगने लगा। और शर्मिंदगी की बात यह है कि उसने फाइट तक नहीं करा। वैसे मैं बचपन से ही बॉक्सिंग का जीनियस था पर मैंने बॉक्सिंग करना बंद कर दिया क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो बॉक्सिंग नहीं, वो तो फाइट है। तो उसके बाद वो एक ग्रुप के पास जाता है जहाँ का लीडर बोलता है कि ओए बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरा कहता है कि ओए बच्चे ये तेरी खेलने की जगह नहीं है, यहाँ से चले जा। तभी नाम इंसू उसको जोरदार पंच लगाता है। वो आदमी दूर जाके गिरता है। नाम इंसू उसको कहता है कि ओए तू बहुत बोलता है। तभी वहाँ के सारे मेंबर नाम इंसू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं पर नाम इंसू उन सब को पीट देता है। वो कहता है कि पिछले 2 साल में मैंने 27 स्कूल और 13 जिम को बर्बाद कर दिया और हाँ मैंने 4 गैंग्स को भी तहस नहस कर दिया। तो हाँ मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया था और इसका कारण एक ही था कि मुझे पार्क हांजुन से बदला लेना था। तभी हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नाम इंसू कहता है कि मैंने 2 साल तक मेहनत की फिर भी ये बंदा मेरा मजाक बना रहा है। नाम इंसू पार्क हांजुन को जोरदार पंच लगाता है और कहता है कि अगर तू पहले से ही इतना कमजोर था तो धिक्कार है इंचियोन को जो तेरे जैसे चूतिए के आगे झुक गए। वो हांजुन को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तू मेरे गुस्से का मजाक बना रहा है। हम देखते हैं कि हांजुन जानबूझ के उसके पंच को डॉज भी नहीं कर रहा। तभी हम जुनवू और सैफ्यून को देखते हैं जो कि हांजुन को पीटता हुआ देख रहे थे। सैफ्यून कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, आखिर हांजुन हार क्यों रहा है। जुनवू कहते हैं कि रुको और बस देखते जाओ। जुनवू कहते हैं कि मैंने इसको हायर करने के पहले इसके बारे में हल्की सी रिसर्च करी थी और उस दिन मुझे एक शॉकिंग बात पता चली और वो ये कि पार्क हांजुन एक जिम डायरेक्टर का बेटा है जिसने कभी भी एक भी मार्शल आर्ट नहीं सीखा। उसने तो बस अपने फिजिकल एबिलिटी को ट्रेन करा है और देखा जाए तो ये बंदा एक गॉड गिफ्टेड बंदा है जिसके पास ताकत, स्टेमिना और एडेप्टेबिलिटी है। इन्हीं चीजों के दम पे उसने नेक्सस को लगभग उखाड़ के फेंक दिया था। तो याद रखना जिस पल ये नाम इंसू के फाइटिंग पैटर्न को फिगर आउट कर लेगा तो समझ जाना कि नाम इंसू का राम नाम सत्य हो जाएगा। पर पता है तुम्हें कि प्रॉब्लम क्या है? वो ये कि नाम इंसू को भी ये बात पता है। तभी हम देखते कि नाम इंसू हांजुन को जोरदार पंच मारता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जुनवू बताते कि जो जख्म एक ग्लव से बनते हैं और जो जख्म सीधे हाथ से बनते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं और एक बॉक्सर का हाथ इतना पावरफुल होता है कि वो इंसान को बीच से चीर डाले। तो नाम इंसू इसी बात का फायदा उठा रहा है, इसीलिए वो लगातार पार्क हांजुन को जख्मी किए जा रहा है। तभी हम हांजुन को देखते हैं जो कि नाम इंसू को पंच मारने जाता है पर नाम इंसू उसके पंच को फिगर आउट कर लेता है और फिर क्या था, वो उसके पंच को डॉज करके दोबारा उसी को जोरदार पंच मारता है। हांजुन दूर जाके दीवार से टकरा जाता है। गुस्से में हांजुन की आंखें लाल हो जाती है। नाम इंसू कहता है कि ओए मेरा दिमाग खराब मत कर, तुझे चोट नहीं लगती क्या? हम देखते कि हांजुन उसके पंच से बच जाता है और उसके कमर को पकड़ लेता है। नाम इंसू कहता है कि ये मुझे जमीन की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। वो हांजुन को बोलता है कि ओए तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी वो फिगर आउट कर लेता है कि क्योंकि मैं एक बॉक्सर हूँ तो मुझे ग्राउंड पे हराना आसान होगा, तो इसी वजह से ये मुझे ग्राउंड की तरफ ढकेल रहा है। तभी हम देखते कि नाम इंसू हांजुन का गला जोरों से पकड़ लेता है पर फिर भी हांजुन उसको आगे की तरफ ढकेल देता है। वो नाम इंसू को ग्राउंड की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है। नाम इंसू भी उसके पावर को देख के हैरान हो गया था। वो कहता है कि ये अपने ऊपर के बॉडी के ताकत की वजह से मुझे ढकेल रहा है और वो फिगर आउट करता है कि इसका मोटिव है कि मुझे पीछे वाले पोल पे जोर से धक्का देना। नाम इंसू कहता है कि शायद इसे पता नहीं
थी कि मैं अब तक बॉक्सिंग का यूज कर रहा था क्योंकि बॉक्सिंग मेरा बेस है, लेकिन मैं एक नेचुरल स्ट्रीट फाइटर हूँ। और वो हांजुन के बाजुओं को बहुत कस के पकड़ लेता है, फिर उसको पूरी ताकत से उठा के पीछे की तरफ फेंक देता है। तभी इंचियोन के मेंबर कहते कि ब्रदर इसको फिनिश करो और इंचियोन के प्राइड को रिवाइव करो। नाम इंसू कहता है कि ओए इतनी जल्दी खुशियां मत मनाओ क्योंकि अभी तो ये बस पहला राउंड है। वो मन में कहता है कि पार्क हांजुन मुझे पता है कि तू ऐसे हार नहीं मानेगा। तभी हम पार्क हांजुन को देखते हैं जो कि दोबारा से उठ के खड़ा हो गया है। नाम इंसू कहता है कि ओए तेरी आंखों से खून बह रहा है, तो हाँ कुछ देर बाद तुझे दिखना बंद हो जाएगा और तू कमजोर होके गिर जाएगा। नाम इंसू कहता है कि जितना लंबा ये फाइट चलेगा ना मुझे ही एडवांटेज मिलेगा। और वो हांजुन को जोरदार पंच मारने जाता है पर इस बार हांजुन उसके पंच से बच जाता है। नाम इंसू भी इस चीज को देख के हैरान हो जाता है। इधर सीईओ जुनवू और सेफ्यून भी इस फाइट को देख रहे थे। वो नाम इंसू को कहते कि क्यों तेरे अंदर इतना ही ताकत था। तभी हम पार्क हांजुन को देखते हैं जो कि अपना डेडली पंच उठाता है। वो पंच नाम इंसू का जबड़ा तोड़ देता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 19। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम गुस्से से भरे हुए हांजुन को देखते हैं जिसने अपने एक ही डेडली पंच से नाम इंसू का जबड़ा तोड़ दिया। नाम इंसू कहता है कि आखिर ये था क्या, ये मेरे पंच से बच कैसे गया और इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। तभी हांजुन उसको दोबारा जोरदार पंच मारता है। उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो कहता है कि ये तब से मेरे फाइट को फिगर आउट कर रहा था। तभी हांजुन उसके बालों को कस के पकड़ लेता है। कुछ देर के लिए हमें नाम इंसू के स्पीड के बारे में बताया जाता है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे तेज है। पर जुनवू कहते कि पार्क हांजुन के बारे में मैंने जैसा सोचा था तो हाँ वो एक मॉन्स्टर है। भले पार्क हांजुन का स्पीड उसके मुकाबले बहुत कम है पर उसकी ताकत ही एक बीस्ट जैसी है। तभी सेफ्यून कहती है कि तो इसी वजह से वो अब तक पीट रहा था। जुनवू कहते कि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि अब तक वो उसके बॉडी के द्वारा सीख रहा था क्योंकि उसका विरोधी एक फाइटर और बॉक्सर दोनों है। तो हांजुन उसके स्पीड को और फाइटिंग पैटर्न को समझ रहा था। तभी हम हांजुन को देखते हैं जो कि एक जोरदार किक उसके कंधे पे मारता है। नाम इंसू कहता है कि अरे इसने मेरे अटैक को फिगर आउट कर लिया। पर तभी वो देख के चौंक जाता है क्योंकि हांजुन उसको जोरदार मुक्का मारने वाला था और वो मुक्का लगते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। नाम इंसू कहता है कि मैंने दिन रात एक पागल कुत्ते की तरह मेहनत की थी पर फिर भी ये बंदा मेरे फाइटिंग पैटर्न को फिगर आउट कर गया। वो हांजुन की तरफ देख के बोलता है कि तू क्या लोग इसी बात को टैलेंट कहते हैं। तभी नाम इंसू बहुत तेजी में हांजुन के पंच से बच जाता है और वो हांजुन की तरफ देख के बोलता है कि मैंने अभी हार नहीं मानी है। तभी हम देखते कि वो हांजुन के पास से बहुत तेजी में निकलता है और उसने हांजुन को चारों तरफ से घायल कर दिया था। नाम इंसू कहता है कि मुझे और तेज होना होगा और वो बहुत तेजी में हांजुन के ऊपर अटैक पे अटैक करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रुका तो हांजुन उसका काम तमाम कर देगा। तो वो बिना रुके हांजुन को अटैक पे अटैक करता है। इधर हम जुनवू को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहे थे और तभी वो एकदम से कहते कि लो ये खत्म हो गया। और तभी हांजुन नाम इंसू को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तू बहुत स्लो है। नाम इंसू गुस्से में कहता है कि साले कमीने। पर तभी हांजुन उसको जोरदार किक मारता है। नाम इंसू की तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी उसे अचानक से फ्लैशबैक आने लगते हैं जहां वो इंचियोन के पुराने लीडर यानी कि अपने बड़े भाई को देखता है जो कहते कि नाम इंसू मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा और भले ही इसके लिए मुझे किसी के आगे झुकना ही क्यों ना पड़े। प्रेजेंट टाइम में हांजुन बहुत गुस्से में था। वो अपना एक जोरदार पंच नाम इंसू के चेहरे पे मारता है। उसे वापस से अपने भाई की बात याद आती है जो कहते कि अगर तुम अपने आसपास के लोगों को बचा नहीं पाते हो तो तुमसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। इधर हांजुन उसको पंच पे पंच दिए जा रहा था। वो उसको एक जोरदार किक भी लगाता है और तभी नाम इंसू को वो मोमेंट याद आता है जब उसके भाई हांजुन के आगे झुक गए थे। नाम इंसू ने उस टाइम पे अपने भाई से कहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसने ये भी कहा था कि अगर तुम अपना सर झुका लोगे तो हम क्या तुम्हें थैंक यू बोलेंगे। उसने अपने भाई को ये भी कहा था कि बेवकूफ उठ जा। जब उसका भाई नहीं उठता तो वो उसे उठाने के लिए जाता है और हाँ उसने पार्क हांजुन को पंच मारने का भी सोचा था पर उसके भाई ने उसे रोक लिया था। वैसे हांजुन की नजर तब से नाम इंसू के ऊपर थी। तो हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि हांजुन ने नाम इंसू को मार मार के
उसका कुत्ता बना दिया है। अपने बॉस की पिटाई देखते हुए इंचियोन वाले बोलते हैं कि बॉस। तभी इंचियोन का एक मेंबर बैंगजून से कहता है कि ओए बॉस को नहीं बचाएगा, क्या तू बस उनको पीटता हुआ देखेगा। इस बात पे बैंगजून का खून खौल जाता है। इधर हम देखते हैं कि ना मिन्सू की हालत खराब हो गई है और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में डर आ गया था। वो हांजुन की तरफ बहुत ही गौर से देखता है। वो अपने मन में कहता है कि क्या मेरे भाई को भी ये चीज दिखाई दे गई थी। वो हांजुन की तरफ देख के बोलता है कि कोई आम बंदा इससे फाइट नहीं कर सकता और ये सच में डरावना और मॉन्स्टर की तरह है। सच कहूँ तो मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं भागा तो ये बाकी के लोगों को मार डालेगा। तभी हम बैंगजून और बाकी के इंचियोन के मेंबर्स को देखते हैं जो कहते हैं कि आगे की जिम्मेदारी हम लेंगे, हम इंचियोन के गैंगस्टर इस हांजुन को मार डालेंगे। तभी ना मिन्सू उनकी तरफ देख के बोलता है कि नहीं, तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो कहता है कि रुक जाओ अपनी जगह पे। ना मिन्सू की बातें सुन के सारे इंचियोन के मेंबर वहीं पे रुक जाते हैं। इधर हांजुन सबकी तरफ गुस्से वाली नजर से देख रहा था और तभी ना मिन्सू उसके आगे घुटने टेक देता है। वो हांजुन के आगे सर झुका के कहता है कि मैं हार मानता हूँ। तो हाँ, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आखिर क्यों उसके भाई ने हांजुन के आगे घुटने टेक दिए थे। तो हाँ, कभी कभी खुद के लोगों को बचाने के लिए अपने इज्जत की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 20। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम नाम इंसू को देखते हैं जो कि हांजुन के आगे घुटने टेक देता है। वो कहता है कि जब 2 साल पहले मेरे भाई ने हांजुन के आगे घुटने टेके थे तो मेरा खून खौल गया था, क्योंकि वो आदमी जिसकी मैं इतनी इज्जत करता था उसने अपना माथा इतनी आसानी से झुका दिया। नाम इंसू कहता है कि फाइनली मुझे आज वो बात समझ में आ गई कि आखिर क्यों मेरे भाई ने हांजुन के आगे सर झुका दिया था। वो अकेलापन जो मेरे भाई ने फील किया वो कोई नहीं समझ सकता। उसके घुटने के ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो बस वही समझ सकता है। और हाँ, वो हांजुन के आगे इसीलिए नहीं झुका कि वो कमजोर था, बल्कि वो झुका क्योंकि वो हम सबको बचाना चाहता था। अपने लीडर को हांजुन के आगे झुका हुआ देख के सारे इंचियोन वाले गुस्से में आ जाते हैं। डॉन केट्सू कहता है कि ना मिन्सू, ये तुम क्या कर रहे हो? तो अंत में तुम भी अपने भाई के जैसे निकले। वो सारे ना मिन्सू को उठने के लिए कहते हैं, पर तभी वहाँ पे जुनवो आते हैं जो कहते कि अपना दिमाग लगाओ बेवकूफो, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे लिए झुका है? अच्छा एक बात बताओ, तुमने हांजुन के साथ जो किया तुम्हें लगता है कि हांजुन तुम्हें जाने देगा? बेवकूफ कहीं के। वो ना मिन्सू की तरफ उंगली दिखा के कहते कि देखो ये बंदा झुक गया है, मतलब हार इसकी हुई है। और हाँ, तुम लोगों को भी अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। तभी जुनवो ना मिन्सू से कहते कि ओए ना मिन्सू, अपना चेहरा उठा। हम देखते कि ना मिन्सू अपना चेहरा उठा के उनकी तरफ देखता है। तभी हम जुनवो को देखते हैं कि वो अपने मुक्के पे थूक लगा रहे हैं। उसके बाद वो उसी मुक्के को ना मिन्सू के सर पे मार देते हैं। ना मिन्सू गुस्से में कहता है कि ये क्या कर रहे हो? जुनवो कहते कि कमीनो, तुमने मुझे किडनैप करा तो ये मेरा बदला है, और अब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिली, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने वाला था। तो चलो बात को यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम नेक्सस के कर्जदार हो। ना सिर्फ इंचियोन ब्रांच बल्कि तुम में से हर कोई नेक्सस का कर्जदार है, और उन्हीं कर्जे को पूरा करने के लिए तुम इंचियोन के लीडर बने। और तुम्हारे इंचियोन ने नेक्सस से बहुत पैसे उधार लिए हैं। तो हाँ, वो पैसा जो तुम लोगों ने नेक्सस से उधार लिया था वो सारा पैसा मैंने चुका दिया है। जुनवो की बात सुन के सारे चौंक जाते हैं कि आपने क्या किया? उसके बाद जुनवो वहाँ से हांजुन और सेफ्यून को लेके जाने लगते हैं। ना मिन्सू जाते जाते उनसे पैसा पे करने का कारण पूछता है। जुनवो कहते कि अगर मैं तुम लोगों का कर्ज नहीं चुकाता तो नेक्सस वाले तुम्हें परेशान करना बंद नहीं करते। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो इतना ज्यादा पैसा उन्हें दे आया? बल्कि मैंने तो तुम लोगों के ट्यूशन फी भी भर दिए हैं। तो शायद कल तुम लोगों को टेक्निकल स्कूल से मैसेज आएगा, तो जाओ वहाँ पे पढ़ाई करो, ग्रेजुएट हो जाओ और मेहनत करके मेरे पैसे लौटा देना। क्योंकि मैंने देखा है कि तुम लोगों ने नेक्सस का पैसा चुकाने के लिए बहुत मेहनत करा है। तुमने वो सब कुछ करा, जैसे कि डिलीवरी बॉय का काम या लेबर का काम। तो मुझे पता है कि ये तुम लोगों के लिए बहुत टफ रहा होगा, और ये अच्छी बात है कि तुम लोग अपना बेस्ट दे रहे हो। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी जरा सी मदद कर दूं। तभी सैफिन कहते कि अरे देखो, जुनवो का चेहरा लाल हो रहा है।
जुनवो हल्का सा गुस्सा दिखा के कहते कि अरे ऐसा नहीं है, तुम अपना हाथ हटाओ। हम देखते कि उनकी बातें सुन के ना मिन्सू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सबके सब जुनवो के आगे रेस्पेक्ट में झुक जाते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। ना मिन्सू कहते कि मैं किसी का कर्ज लेके जिंदा नहीं रह सकता, तो हाँ मैं आपका पैसा एक दिन आपको लौटा दूंगा, तो थैंक यू। जुनवो वहाँ से जाने लगते हैं पर वो उसे रुक के कहते कि जा पढ़ाई कर, ग्रेजुएट बन जा, फिर मेरे पैसे चुका देना। और फिर वो वहाँ से सैफ्यून और हानजुन के साथ निकल जाते हैं। तभी ना मिन्सू अपने सारे बंदों से कहता है कि दोस्तों तुम लोग शर्म के मारे अपना सर मत झुकाओ, क्योंकि वो मैं हूँ जो हानजुन से हारा। और वो पीछे मुड़ के उन सब की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को निराश किया। ना मिन्सू उनके सामने अपना सर भी झुका लेता है। वो सारे ना मिन्सू से कुछ कह नहीं पाते पर कहीं ना कहीं उनके दिल को भी सुकून मिला है। ना मिन्सू कहते हैं कि दोस्तों मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी निराश नहीं करूंगा, और हाँ आज से हमारा नेक्सस से कोई वास्ता नहीं है, तो आज से हम लोग अपना सर उठा के जिएंगे। जवाब में वो सारे बोलते कि यस ब्रदर। इधर हमें सीईओ जुनवो का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहते कि चलो इंचियन वाला मामला सुलट गया और हाँ तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया। तभी वो हानजुन और सैफ्यून की तरफ देखते हैं। वो सैफ्यून की तरफ देख के बोलते कि इसको आज क्या हो गया है। तभी सैफ्यून के मोबाइल पे जुनवो का मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने उसका शुक्रिया करने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे पे करे थे। वो एकदम से खुश हो जाती है। वो कहते कि हमारे सीईओ जुनवो आपकी उम्र बहुत लंबी हो, और मैं तो चाहती हूँ कि इंचियन के गुंडे हमेशा आपको हर दिन किडनैप करे। जुनवो कहते कि ओए मैं तुम्हारे सामने हूँ, ऐसी बातें मत करो। वो कहते कि मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और हाँ सच में वो बहुत ज्यादा खुश थी। फिर वो हानजुन से कहते कि हानजुन मैंने देखा तुम्हारी पीठ बहुत ज्यादा चौड़ी है। वो कहते कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है, तो क्या तुम इस वीकेंड पे फ्री हो। सैफ्यून कहते कि अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलना पसंद करोगे। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 21। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सैफ्यून को देखते हैं जो हानजुन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। तो उसके बाद हमें शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैफ्यून ने हानजुन के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करे थे। वो हानजुन के आउटफिट को देख के बोलते कि वाह यार तुम कितने क्यूट लग रहे हो, और हाँ ये लुक आजकल के गैंगस्टर के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सैफ्यून कहते कि ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। अगले आउटफिट को देख के वो बोलते कि वाह यार तुम तो क्रेजी बॉय बैंड मास्टर पार्क हानजुन लग रहे हो, और हाँ तुम एकदम रॉक स्टार की तरह लग रहे हो। वो कहते कि चलो इसी बात पे एक पोज दो, बिल्कुल रॉक स्टार वाला। तो हानजुन उसे एकदम रॉक स्टार वाला पोज देता है। सैफ्यून कहते कि अरे यार किसी को जान से नहीं मारना या धमकी नहीं देना। जुनवो कहते कि सैफ्यून मजाक करना बंद करो, वो बहुत समय से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। इस पर सैफ्यून कहते कि चलो मजाक बंद, अब तुम्हारे लिए सच में एक सिंपल आउटफिट देखती हूँ। तो हानजुन उस आउटफिट का ट्रायल लेने ट्रायल रूम में चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो सैफ्यून उसको देख के चौंक जाती है, क्योंकि ये आउटफिट हानजुन के ऊपर बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। वो कहते कि वाह यार ये तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है, तो रुको मैं तुम्हारे लिए इसी टाइप के कुछ और कपड़े खरीद लूं ताकि तुम उसे पहनना। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो सैफ्यून को अजीब तरीके से घूर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता कि वाह यार उस लड़की को देखो। दूसरा कहता है कि ये तो चोई सैफ्यून है जिसके 5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वाह यार ये कितनी क्यूट दिख रही है। तभी पहला बंदा सैफ्यून को अजीब तरीके से घूर रहा था। वो कहता है कि रुक जा मैं तुझे दिखाता हूँ कि इसे कैसे पटाते हैं। दूसरा कहता है कि क्या ये पॉसिबल है भाई, वो इन्फ्लुएंसर है। तो पहला कहता है कि तू टेंशन मत ले यार। वो जुनवो और हानजुन की तरफ देख के बोलता है कि देख उस लड़की का स्टैंडर्ड कितना लो है, तो हाँ उस लड़की को कम से कम मेरे लेवल वाले आदमी के साथ घूमना चाहिए। उसके फॉलोअर्स जरूर है पर उसकी पर्सनालिटी एक खिलौने जैसी है, और पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ खेलने का मन कर रहा है। उसका दोस्त कहता है कि भाई तेरा कॉन्फिडेंस देख के मुझे मजा आ गया। इस पर वो कहता है कि तू रुक जा यार, मैं अभी उसे यहाँ पे लाता हूँ और तेरे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इसके बाद वो सैफ्यून के पास जाके बोलता है कि एक्सक्यूज मी मिस, मुझे आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या आप मेरे साथ चलो कि मैंने एक जगह देख के रखा है, बहुत ही मजा आएगा। तभी सैफ्यून कहती कि क्या कहा बे,
तुझे? वो कहता है कि वाओ, तेरा गुस्सा देख के तो मुझे प्यार आ रहा है। वो कहता है कि जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे कोरियन पसंद है। तभी हम सैफयुन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उस बंदे को एक जोरदार चाटा लगाती है, फिर वो दूसरे गाल पे भी एक जोरदार चाटा लगाती है। वो कहती है कि चूतिए, तू गलत लड़की से पंगा ले रहा है और जब तू अपने दोस्त से सारी बातें कह रहा था मैंने एक एक बात सुन ली थी। और तू मुझे क्या बोल रहा था? खिलौना? तुझे शर्म नहीं आती? ये बोलते हुए वो कहती है कि दफा हो जा चूतिए यहाँ से। वो आदमी गुस्से में कहता है कि साली कुतिया, तुझे तो ये भी नहीं पता कि टॉपिक क्या था, मैं तो तुझे खेलने के लिए बुला रहा था। इतना बोल के वो सैफयुन के ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी वहाँ पे हांजुन आके उसे जोरदार मुक्का मारता है। एक ही मुक्के में उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो दूर जाके एक शीशे से टकरा जाता है। तभी उसका दोस्त पीछे से हांजुन पे अटैक करने आता है। उसका मुक्का हांजुन के हाथ पे लगता है और हम देखते कि इस बंदे की सारी उंगलियां टूट जाती है। तभी हांजुन उसे इतना जोर से पंच मारता है कि वो गायब ही हो जाता है। वो दोनों पीटने के बाद मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। वो कहते कि हमें बचा लो, यहाँ पे ब्रूसली का भूत है। वो हांजुन से कहते कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो। हांजुन कहता है कि मुझे तेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। पीछे से सैफयुन हांजुन को चीयर अप करती है। तभी उस मॉल की एम्प्लॉय आके कहते कि सर प्लीज रुक जाइए, आप स्टोर के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। सैफयुन कहते कि जो भी आपको तकलीफ हुई है उसके लिए हमें माफ कीजिए। हम देखते कि हांजुन ने उन दोनों को छोड़ दिया है। हांजुन और सैफयुन सोचते कि अब स्टोर वाले हमसे नुकसान की भरपाई करवाएंगे। तभी वहाँ पे जुनवू आते हैं और ये दोनों उनकी तरफ अजीब तरीके से देखते हैं। जुनवू कहते कि अरे यार तुम दोनों। वो दोनों जुनवू को सॉरी कह देते हैं। उसके बाद हमें नेक्सस का प्ले जोन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते कि हर कोई चारों तरफ गैम्बलिंग कर रहा है और वहीं पे हम प्ले जोन के हेड चोई टाइसू को देखते हैं जो कि ब्लूटूथ पे किसी से बातें कर रहा था। वो कहता है कि तो इंचियोन ने हमें छोड़ दिया। वो कहता है कि वैसे भी मैंने इंचियोन वालों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था। वैसे एक बात बताओ, ये ओ जुनवू है या जुनवू ओ है? मानना पड़ेगा लॉन्डो के अंदर गट्स तो है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता कि उसने इंचियोन का सारा कर्जा उतार दिया। वो बात करते करते एक लड़की के साथ गेम भी खेल रहा था। वो कहता है कि मैंने हांजुन के बारे में कुछ सोच रखा है तो अभी मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देता है और वो उस लड़की से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली। तो चलो गेम को कंटिन्यू करते हैं और अपना आखिरी पत्ता दिखाओ। हम देखते कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है और वो डरते डरते अपने पत्ते को पलटती है तो उस कार्ड का नंबर 10 होता है। हमें पता चलता है कि ये लड़की दोबारा हार गई। चोई टाइसू कहते हैं कि ये तुम्हारे टोटल 22 हो गए और ये तीसरी बार है जब तुम पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई। तो तुम्हें पता है ना कि उधारी की लिमिट 120 मिलियन वॉन है। तो तुम्हारी लिमिट खत्म हुई और तुम्हारे साथ खेल के बहुत मजा आया। अभी वो अपने लोगों को बुलाता है जो उस लड़की को पकड़ लेते हैं। चोई टाइसू कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग काम कैसे समाप्त करते हैं। वो लड़की चिल्लाती है कि नहीं प्लीज मुझे जाने दो। वो कहती है कि मैं करूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, तो मुझे जाने दो। पिछली बार तुमने जैसा बोला था मैं वैसा ही करूंगी। तभी चोई टाइसू पलट के उसकी तरफ देखता है। हमें ये तो पता नहीं चलता कि क्या करने की बात हो रही है, पर चोई टाइसू कहते कि क्या तुम सच में करोगी, क्योंकि पिछली बार तुमने कहा था कि तुम दोनों बेहद ही करीब थे। वो रोते हुए कहती कि ठीक है मैं कर सकती हूँ। हम देखते कि चोई टाइसू अपने पॉकेट में से कुछ तो निकालता है। वो उस लड़की को देते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा रिग्रेट नहीं करोगी। वो लड़की रोते हुए उस फोटो को ले लेती है। तो हाँ, वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि सैफयुन की होती है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 22। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चोई टाइसू को देखते हैं जो कि उस जुआरन महिला को सैफयुन की फोटो देता है। इधर हम हॉस्पिटल के अंदर डोंगह्युन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने पैरों की एक्सरसाइज कर रहा था। डॉक्टर डोंगह्युन से कहते कि अरे बेटा, तुमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज करना। मैंने तुम्हें मना किया था कि ओवर एक्सरसाइज मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि तुम्हारा अभी रिहैब चल रहा है। डोंगह्युन कहते कि मैम अभी मैं 2 सेट और मारूंगा। डॉक्टर कहते कि नहीं डोंगह्युन, नीचे आ जाओ, ऐसा मत करो। कुछ देर बाद वहाँ पे जुनवू आते हैं जो कि डोंगह्युन से कहते कि मैंने सुना कि तुम्हारी सर्जरी बहुत अच्छी गई, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रिहैब कैसा चल रहा है। इस पर डोंगह्युन कहता है कि आपकी दुआ से हर चीज सही चल रहा है, तो आपको दिल से थैंक यू और मैं वादा करता हूँ कि आपके सारे पैसे मैं चुका
ठुका दूंगा। जुनवू कहते कि अरे नहीं यार जाने दो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो जबरदस्ती नेक्सस से फाइट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कहूँगा कि तुम्हारा दिल जो करे तुम वो करो। इस पर डोंगिन दोबारा से जुनवू को थैंक यू कहता है और कहता है कि चलिए मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। जुनवू को समझ में नहीं आता कि आखिर डोंगिन कहना क्या चाहता है। तो डोंगिन कहते हैं कि मेरा नेक्सस के साथ जो भी रिश्ता है ना वो तभी खत्म होगा जब मैं उनके खिलाफ फाइट को जीतूंगा। तो हाँ, ये मेरी खुद की इच्छा है कि मैं उनके खिलाफ जंग का ऐलान करूँ। जुनवू कहते कि मान गया यार, तुम बहुत ही भरोसेमंद इंसान हो। तो ठीक है, फिर तुम अपना रिहैब जल्दी से खत्म कर लो। उसके बाद हमें जुनवू का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे वो हानजुन को डोंगhyun के सिचुएशन के बारे में बताते हैं। हानजुन कहते हैं कि ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जुनवू अपना हाथ टेबल पे रख के बोलते कि चलो किम डोंगhyun के रिकवरी के बारे में बहुत बातें कर ली, तो अब हमें काम पे लग जाना चाहिए। जुनवू हानजुन से कहते कि देखो इंचियोन का मामला हमने निपटा दिया, तो इसका मतलब है कि हमारा अगला टारगेट है वो बंदा जिसने इंचियोन को कर्जा दिया था, जिसका नाम है चोई टाइसू, जो कि नेक्सस के प्ले जोन का हेड है। वो हानजुन से कहते कि शायद तुम पहली बार इस बंदे का नाम सुन रहे हो। ये बंदा नेक्सस के कैपिटल के लिए सबसे बड़ा स्तंभ है और ये बंदा लोगों को लोन देके उनके पैसे ऐंठ लेता है। तो हाँ, यही सबसे पहला बंदा है जिसे हमें ठिकाने लगाना है। तो हानजुन उनकी पूरी डिटेल को ध्यान से सुनता है। तभी जुनवू कहते कि अरे याद आया, मुझे तुम्हें किसी से मिलाने की जरूरत है। हम देखते कि वो दोनों किसी बंदे से मिलने के लिए आए हैं। जुनवू उस बंदे को थैंक यू बोलते हैं हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि कुछ अजीब सी हरकतें करता है। वो अपने नाखून को चबाते हुए कहता है कि तुम लोग पक्का मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। जुनवू कहते कि तू टेंशन मत ले, तू बस जितना जानता है हमें बता दे। वो बंदा टेंशन के मारे अपने नाखून को चबाने लगता है। वो कहता है कि चोई टाइसू साला वो आदमी के नाम पे राक्षस है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम इस बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है और कोई इससे पूछता है कि क्या तुम इंस्टा स्टार या कोई सेलिब्रिटी हो। वो कहता है कि मैं ऐसी बातें रोज सुनता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं एक गुड लुकिंग बंदा हूँ। वो कहता है कि ऐसा रोज सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरा सपना भी था कि लोग मुझे भी इंस्टाग्राम के स्टार और मॉडल की तरह ट्रीट करें। इन शॉर्ट मैं भी उन सब की तरह फेमस होना चाहता था। पर वो कहते हैं ना कि हमें सपने देखना चाहिए पर खुली आंखों से, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ पर मेरे फॉलोअर्स कभी भी नहीं बढ़ते थे। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। मैं रोजाना सोचता था कि क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्या लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते। पर तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद उसकी आंखें चौंक जाती है, क्योंकि इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे मॉडल्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स थे उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था। सच बोलूं तो मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक सोने की रस्सी जैसा है जिसको मैं चढ़ जाऊं और क्या पता मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने उन लोगों का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ हैंग आउट करने लगा। उन लोगों ने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। हम देखते कि वो लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाते हैं जहाँ पे उनके फॉलोअर्स कहते कि ये स्मार्ट बंदा कौन है, ये वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है। उस लाइव के बाद से इस बंदे के फॉलोअर्स 2.1 मिलियन हो जाते हैं। लोग हर सेकेंड उसको फॉलो पे फॉलो किए जा रहे थे। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहते हैं ना कि ऐसी खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। कुछ दिनों बाद उन लोगों ने मुझे कॉल करा और उस दिन मुझे उनका असली रूप पता चला। हम देखते कि उन बंदों ने इसे जुआ खेलने के लिए नेक्सस के प्ले जोन पे बुलाया। वो इन्हें मना करता है कि भाई ये तो साफ साफ जुआ हो रहा है। वो इन्फ्लुएंसर कहता है कि भाई तू भी ट्राई कर, कल मैं 6000 रुपए जीता हूँ। अपना लौंडा कहता है कि नहीं भाई, मेरी माँ ने कहा है कि जुआ खेलना पाप होता है। इतना सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो हमारे बंदे को कहता है कि चूतिए, मुझे लगा था कि तू एक मजे करने वाला बंदा है पर तू तो एक बोरिंग सा चूतिया इंसान निकला। हमारे बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन्फ्लुएंसर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तभी वो इन्फ्लुएंसर कहता है कि ओए मेरी बात ध्यान से सुन, दफा हो जा यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। साला मैं ही चूतिया था जो ऐसे आदमी को चुन लिया। हमारा बंदा कहता है कि तो इसी तरह मुझे क्लब से धक्के मार के निकाल दिया गया। और जब वो अपना इंस्टाग्राम देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि चंद सेकंड में उसने 2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर खो दिए। तो हो सकता है कि वो 2 मिलियन फॉलोअर्स बॉट होंगे। हमारा बंदा कहता है कि मैंने उसके बाद बहुत ज्यादा कंटेंट पोस्ट करे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और चीजें पहले जैसी बिल्कुल नहीं हुई। मेरे दिमाग में दिन रात एक ही बात चलती थी कि मुझे कैसे
भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तभी वो कहता है कि नेटवर्किंग का इतना ज्यादा फायदा है, साला 2 मिलियन फॉलोअर्स गायब हो गए। तो थक हार के वो बंदा दोबारा उसी नेक्सस के प्ले जोन पे पहुंच जाता है, जहां वो उन इन्फ्लुएंसर से कहता है कि भैया सुनिए। तो हमारा लौंडा कहता है कि मैंने दोबारा उनसे मिन्नतें करी कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दीजिए। तभी वो दोनों इन्फ्लुएंसर हमारे लौंडे की तरफ हंसते हुए देखते हैं। तो हमारा लौंडा कहता है कि साला वही दिन था जब मैंने जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया। तभी वो इन्फ्लुएंसर कहता है कि भाई तू तो अच्छी लाइफ जीता है ना, अच्छा एक बात बता, तेरे पास कितने ज्यादा रुपए हैं? लौंडा कहता है कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे थे, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। तो इस झूठ और दिखावट की दुनिया में मुझे पता नहीं चला कि कब मैं दलदल में गिर गया और पता नहीं कब मुझे जुए की लत लग गई। तो हर जुआरी की तरह मैंने भी जुए में अपना सब कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि मैं तो अपने पापा के अकाउंट के पैसे भी जुए में हार गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी एक आदमी मेरे पास आया। वो आदमी कहता है कि अरे यार तुम तो आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हो। वो पीछे पलट के देखता है तो कहता है कि यही है सितारों का भी सितारा। तो हाँ, वो बंदा होता है चोई टाइसू। प्रेजेंट टाइम में ये लड़का बोलता है कि साला वही था राक्षस, उसी ने मुझे पैसे उधार देने का लालच दिया और मैंने भी चूतिए की तरह उससे पैसे उधार ले लिए। मुझे पता नहीं था, पर उसका एक उसूल है कि वो 5 मिलियन वॉन से ज्यादा एक महीने में उधारी नहीं देगा। पर मैंने तो इतना कर्जा ले लिया था कि साला 10 साल में भी उसको चुका ना पाऊँ। और वो बात जो मुझे पागल कर देती है वो ये कि जिस बंदे ने मुझे पैसे उधार में दिया, साला वही बंदा था जिसने मुझे इस दलदल में फंसाया। साला चूतिया राक्षस चोई टाइसू। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि साला मैं भी तो जुआरी हूँ, पर पता है सबसे ज्यादा मेरा दिमाग खराब कब होता है? जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि साला मैं क्या था और क्या हो गया। तभी जुनवू कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसी के सपने को धोखा दे के बर्बाद करना ये माफी के काबिल नहीं है और वो लोग एक घटिया किस्म के लोग हैं। जुनवू की बातें सुन के इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुनवू कहते कि तुम बस कुछ देर और इंतजार कर लो, क्योंकि हम लोग उन्हें उनके किए की सजा देंगे। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 23। चैप्टर की स्टार्टिंग में जुनवू उस बंदे को दिलासा देते हैं कि तू जरा सा सब्र और कर ले, क्योंकि हम उनको उनके किए की सजा देंगे। तभी हम देखते हैं कि ये बंदा प्ले जोन का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ओए नेक्सस, आ जाओ दोबारा से एक गेम खेलते हैं। लौंडा बेहद ही गुस्से और कॉन्फिडेंट में था। हमें पता चलता है कि जुनवू ने उसे कहा था कि जाओ हांजुन के साथ और वहाँ पे दोबारा गेम खेलो। वो बंदा कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्योंकि मैं दोबारा से नेक्सस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और आपने कहा था कि आप इस बात को सीक्रेट रखोगे अगर मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँ। जुनवू कहते कि यार तुझे इन्वॉल्व होने में क्या दिक्कत है, क्योंकि तुझे मेरा तरीका पता नहीं है। मैं नेक्सस के सारे पैसे जीत के उनको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। जुनवू का प्लान सुन के ये बंदा चौंक जाता है। जुनवू कहते कि देख, मैं तुझे ये सब फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा, और हाँ, मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। प्लस जो भी पैसे मैं जुए में यूज करने के लिए दूंगा उसमें से मैं आधे पैसे तुझे दे दूंगा। तो हमारा लौंडा ये बात सुन के खुश हो जाता है। वो प्ले जोन के अंदर के लोगों को कहता है कि ओए मुझे चिप तो मैं खेलने आया हूँ। वो एम्प्लॉय खुश होते हुए कहता है कि वाओ इतनी ज्यादा जल्दी है, रुकिए मैं आपको एक सीट देता हूँ। फ्लैशबैक में ये बंदा जुनवू से कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि आप मुझे ये बताइए कि आप जुए की मदद से नेक्सस को कैसे बर्बाद कर देंगे। जुनवू कहते कि बेटे बात इतनी सीधी है कि हम जुए की मदद से उनका सारा पैसा खींच लेंगे और तू चिंता मत कर, मेरे खुद के तरीके हैं गेम को जीतने के, क्योंकि कैसीनो के अंदर उनके एम्प्लॉय के साथ खेल के जीतना लगभग असंभव है। पर क्योंकि मैंने तेरे मुंह से जितनी भी बातें सुनी तो एक बात तो क्लियर हो गई कि साले जरूर कोई झोल झपाटा करते हैं। तो बात सीधी सी है, जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो कोई झोल झपाटा कर रहे हैं तभी ये लौंडा कहता है कि मुझे पता था कि वो चीटिंग करते हैं तभी मैं हारा। पर जब आपको पता है कि वो चीटिंग करेंगे फिर भी आप मुझे खेलने के लिए बोल रहे हो। जुनवू कहते कि अरे बच्चे, हम उसी ट्रिक का तो फायदा उठाएंगे। तभी हम प्रेजेंट टाइम में उस बंदे को देखते हैं जो कि अगली राउंड में अपना सारा पैसा लगा देता है, क्योंकि जुनवू ने उसे गैम्बलिंग के एक रूल के बारे में बताया था। इधर वो एम्प्लॉय कहते कि वाओ यार, मान गया सर आपको मैं। तो जुनवू ने रूल के बारे में बताया था कि अगर वो बंदा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो कैसीनो के रूल के मुताबिक वो अपने सारे पैसे खो देगा। और तभी हम वहाँ पे हांजुन को देखते हैं जो फ्लाई करते हुए उस एम्प्लॉय को मारने आता है। तो हाँ, वो उस एम्प्लॉय के मुंह पे जोरदार किक लगाता है। एक ही किक में
में वो एम्प्लॉय वहीं पे ढेर हो जाता है। और क्योंकि उस एम्प्लॉय ने इन लोगों के साथ चीटिंग करा था तो रूल के मुताबिक सारे पैसे हांजुन और वो बंदा जीत गया। वो बंदा कहता है कि है सारे पैसे मेरे हो गए। जुनवो ने ये भी कहा था कि वो चूतिए लोग तुम्हें पैसे इतनी आसानी से नहीं ले जाने देंगे। वो सारे बाउंसर्स कहते कि तुम लोग यहाँ पे हंगामा करने आए हो, चुपचाप वो पैसे वहीं पे रख के यहाँ से चले जाओ। तो जुनवो ने एक बात कही थी कि पार्क हांजुन उन सबको संभाल लेगा। इधर ये सारे बाउंसर हांजुन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो बेचारे हांजुन के बारे में जानते नहीं थे। हांजुन उन सब को मार के उनका कुत्ता बना देता है और वो दूसरे एम्प्लॉय से कहता है कि ओए गेम खेल। जुनवो ने कहा था कि अगर वो गेम ना खेले तो ये भी तुम हांजुन के ऊपर छोड़ देना। तो वो एम्प्लॉय स्पिन द बॉल वाला गेम खेलता है। तभी हांजुन एक ही मुक्के में उसकी उंगलियां तोड़ देता है, क्योंकि हांजुन को पता था कि उस बॉल के अंदर भी ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। हांजुन कहता है कि साले हमारे साथ धोखेबाजी करेगा। वो एम्प्लॉय कहता है कि सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। हांजुन कहता है कि गद्दारी करबे। वो उसके मुंह पे जोरदार पंच भी मारता है। इधर हम जुनवो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश थे। वो कहते हैं कि दूसरों की नजर में भले ये वायलेंस हो, पर हम तो टोटली फेयर गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हमें धोखेबाजी से खेलना नहीं आता। कुछ देर बाद हमें नेक्सस ब्रांच का मेन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई बंदा चोई टाइसू के कान में सारी बातें बता देता है। चोई टाइसू किसी से कहते कि साला एक दिन में मेरे 4-5 ब्रांच बैंकरप्ट हो गए, तो मानना पड़ेगा तुम लोगों के अंदर गट्स तो है। और हाँ, फाइनली मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। तो वो चोई सैफ्यून होती है, जिसको यहाँ पे वही लड़की लेके आई थी जो जुए में हार गई थी। सैफ्यून उस लड़की से कहती कि तूने मुझे इसीलिए बुलाया क्योंकि इस चूतिये ने कहा था। वो लड़की सैफ्यून से माफी मांगती है। चोई टाइसू भी सैफ्यून से कहता है कि मुझे माफ करना अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं तो चलो बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है। सैफ्यून उसकी तरफ देख के बोलती है कि क्या कहा तुमने, मौका? चोई टाइसू कहते कि हाँ मौका। तो मुझे बता दो कि जुनवो का प्लान है क्या, क्योंकि अगर तुमने मुझे ये बता दिया तो जुनवो तुम्हें जितना देता है मैं उसका 3 गुना दूंगा। पैसों की बात सुन के सैफ्यून कहती है कि ओके। वो कहती है कि तुम मुझे पहले बता सकते थे ना, तुमने इतना माहौल टेंस कर दिया। तो ये लो मेरा अकाउंट नंबर और जल्दी से पैसे भेजो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो भी मैं जानती हूँ। चोई टाइसू कहते कि मान गया यार, तुम तो बहुत ही खिलाड़ी किस्म की हो और तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। वैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो तो मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हमें चोई टाइसू का ये बूढ़ा बॉडीगार्ड जो कि 19 साल का है और दूसरा बॉडीगार्ड जो पता नहीं कैसे पर 18 साल का है दिखाए जाते हैं। सैफ्यून कहती कि अरे बाबा इसकी टेंशन मत लो, तुम बस पैसे डालो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो पैसे आने के बाद सैफ्यून कहती है कि तो तुम्हें उनका प्लान जानना है। वो कहती है कि मुझे देखने दो उनका सबसे नजदीक वाला प्लान कौन सा है, और वो एकदम से उल्टी गिनती गिनने लगती है। वो कहती है कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। चोई टाइसू कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, पर सैफ्यून अभी भी गिनती गिनती है जैसे कि 3, 2। वो कहते कि लो ये हो गए 1। तो उनका प्लान है कि हांजुन तुम्हारे पूरे हेडक्वार्टर को बर्बाद कर देगा। जब चोई टाइसू पीछे पलट के देखता है तो उनके बॉडीगार्ड की पिटाई हो रही थी। वो बेहद ही गुस्से में आ जाता है। वो देखता है कि हांजुन ने उसके सारे लोगों को पीट पीट के बुरा हाल कर दिया, और तभी हांजुन एकदम उसके सामने आ जाता है। हांजुन चोई टाइसू की तरफ बेहद ही गुस्से में देखता है। चोई टाइसू चौंकते हुए कहता है कि पार्क हांजुन। तभी हम उस हरे बाल वाले बंदे को देखते हैं जो कहता है कि नेक्सस आजा एक गेम खेले चूतिए। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 24। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हरे बाल वाले उसी लौंडे को देखते हैं जो कि चोई टाइसू से कहता है कि ओए चूतिए आजा गेम खेले। तो हाँ, ये जगह होता है नेक्सस का प्ले जोन, जहाँ पे हांजुन देखता है कि चोई टाइसू के बहुत सारे लोग हैं और वो सारे हांजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। हांजुन उनकी तरफ देखता है और मन ही मन कहता है कि मारे जाओगे एक दिन, पर उन चूतियों के दिमाग में हांजुन की बात नहीं घुसती। तभी हमें हवा में उड़ता हुआ एक जूता दिखाया जाता है और जूते का मालिक भी हवा में गुलाटियां मार रहा था। तो हाँ, हांजुन ने मार मार के उन सबकी हालत खराब कर दी थी। हांजुन एक बंदे को इतना जोरदार किक मारता है कि वो चोई टाइसू के बगल में जाके गिर जाए। उस बंदे की हालत देख के चोई टाइसू की भी हालत खराब हो जाती है। वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि साला मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कि एक और बंदा उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है। वो कहता है कि ये साला हांजुन
हानजुन तो एक मॉन्स्टर है। तभी हानजुन एकदम से उसके सामने आ जाता है। चोई टाइसू कहता है कि इस बंदे के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेगा। चोई टाइसू कुछ सोच पाता तभी हानजुन उसको जोरदार पंच मारता है। चोई टाइसू दूर जाके एक दीवार से टकरा जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो अपने दोनों बॉडीगार्ड को आवाज लगाता है कि चार्ली रॉड्रिज। तभी उसके बॉडीगार्ड पूछते हैं कि क्या हम उसे जान से मार दे। चोई टाइसू कहते हैं कि यार तुम्हारा जो मन करे वो करो। इतना सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और पता नहीं क्यों पर वो दोनों अपने सूट को फाड़ देते हैं। हो सकता है लोंडो को अपनी बॉडी फ्लेक्स करनी थी। वो दोनों चुपके से हानजुन के पीछे आ जाते हैं। खैर हानजुन को पता चल गया था कि उसके पीछे दो चूतिए खड़े हैं। तभी चोई टाइसू कहता है कि बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो पहले तो वो नॉर्मली वॉक करने लगता है और तुरंत ही वो बहुत तेजी में भागने लगता है। वो कहता है कि पहले यहाँ से भाग जाओ, बाद में सोचूंगा कि हानजुन का क्या करना है। तभी हम हानजुन को देखते हैं जो उन दोनों बॉडीगार्ड के पंच से बच जाता है। कहीं न कहीं ये दोनों लौंडे हानजुन के बारे में अनजान थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी मौत वहाँ पे खड़ी है। तभी हानजुन एकदम से उन दोनों के सर को पकड़ के उनके बीच में आ जाता है और उन दोनों के सर को फ्लोर पे दे मारता है। इधर चोई टाइसू भागते हुए कहता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। वो खुद को शांत करता है और कहता है कि तू चोई टाइसू है और तू सोच कि आज तू इस पोजीशन पे कैसे पहुंचा, क्योंकि तुझे पता है कि तू फाइटिंग में अच्छा नहीं है। चोई टाइसू कहता है कि आज मैं जो भी हूँ अपने पैसों के बदौलत हूँ और मैंने सारे पावरफुल लोगों को अपने पैसों के बल पे बर्बाद कर दिया, पर ऐसा लगता है कि ये पार्क हानजुन अलग ही बंदा है। तभी हम उन दोनों बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो अपना अपना चेहरा पकड़े हुए हैं। तो हाँ, हानजुन ने मार मार के इनकी हालत बिगाड़ दी। तभी सैफ्यून कहते कि साला चोई टाइसू यहाँ से भाग गया। तभी हानजुन को याद आता है कि चोई टाइसू वाकई में भाग गया। वो गुस्से में उस दरवाजे की तरफ देखता है। तभी हमें जुनवू का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ वो कहते कि चोई टाइसू भाग गया। जुनवू कहते कि हम एक चूहे से भला उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। वो हानजुन से कहते कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो अभी तुम जाओ और मैं आगे की बात तब बताऊंगा जब मैं चोई टाइसू के पोजीशन को ले लूं। वैसे इतना जान लो कि इस काम में देर नहीं लगेगी। हानजुन कहते कि ठीक है मैं समझ गया और वो वहाँ से चला जाता है। जुनवू कहते कि साला चोई टाइसू, अंत में तू भी एक चूहा निकला, तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुझे दुम दबा के भागने के अलावा आता भी क्या है। तभी हम चोई टाइसू को देखते हैं जो कहता है कि मुझे शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुमने भाग के कोई गलती नहीं की, ये तो बहुत समझदारी वाला काम है। चोई टाइसू कहता है कि सही कहा भाई, मैं उस मॉन्स्टर से फाइट भी नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैंने भागना सही समझा। तभी चोई टाइसू अपने साथी से कहता है कि तूने मेरा काम कर दिया। उसका दोस्त कहता है कि हाँ कर दिया, तुझे क्या लगता है कि मैं हूँ कौन। वो चोई टाइसू से कहता है कि भाई तू मुझे बस ऑर्डर दे। चोई टाइसू कहता है कि ठीक है फिर पार्क हानजुन का काम तमाम कर। तभी उसका दोस्त एक बटन को दबा के ओके बोल देता है। तभी हम देखते कि वो और उसका दोस्त यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं और उन दोनों ने हानजुन की फोटो किसी साइट पे लगा के उस पे 2 बिलियन का रिवॉर्ड रखा। तभी चोई टाइसू कहते कि मैं इतना अमीर एक प्ले जोन की वजह से तो नहीं बना, बल्कि मेरे अमीर बनने का कारण है ये सारे गैर कानूनी गैम्बलिंग साइट, और अभी तक मेरे वेबसाइट पे 87K मेंबर्स हैं। तो हाँ, इसने हानजुन को मारने के लिए 2 बिलियन वॉन का इनाम रखा है। तो सारे बाउंटी हंटर्स तैयार हो जाते हैं पार्क हानजुन का शिकार करने के लिए। चोई टाइसू कहता है कि मैंने जानबूझ के 2 बिलियन वॉन का इनाम रखा है। तभी एक हंटर कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, अगर उस बंदे के ऊपर इतना ज्यादा इनाम है तो पक्का वो बहुत ही खतरनाक आदमी होगा, तो अगर हम उसे मारने में चूक गए तो हमारे हॉस्पिटल का बिल भी हमें पे करना होगा। तभी चोई टाइसू का साथी कहता है कि यार फिर तो कोई उसे पकड़ने नहीं जाएगा क्योंकि वो सब डरे हुए होंगे। चोई टाइसू कहता है कि हाँ ये बात मुझे पता थी, तभी तो मैंने इंसेंटिव भी रखा है। तभी हम देखते कि 2 बिलियन रिवॉर्ड के अलावा इसने इंसेंटिव रखा है, जैसे कि हानजुन के मुंह से खून निकालने वाले को 100 से 500 मिलियन, उसको चाकू मारने के 100 मिलियन और भी बहुत सारे इंसेंटिव इस बंदे ने लगा के रखा था। वो कहता है कि अगर लोग उसे मारने में नाकाम रहे फिर भी हम उसे डैमेज दे देंगे। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो उस लड़के से पूछती है कि तू जा कहाँ रहा है। वो उस लड़के से कहती है कि चूतिए ये तेरे पढ़ने का टाइम है, पर वो बंदा कहता है कि बस एक अटेम्प्ट और मैं माला माल हो जाऊंगा। तो हाँ, ये और उसका साथी दोनों हानजुन को मारने के लिए जा रहे थे क्योंकि इनको भी पता चल गया था कि रिवॉर्ड इतना ज्यादा है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है कि आज मेरे पास पूरा दिन है उसे मारने का। चोई टाइसू अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसे कैसे लोग उसे जान से मारने के लिए उसका इंतजार कर रहे होंगे। चोई टाइसू कहता है कि पार्क हानजुन
हांजुन तो तू अपनी लाइफ के कुछ पल और जी ले, उसके बाद तू मर जाएगा। तभी हम पार्क हांजुन को देखते हैं जो इन सब बातों से अनजान है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो हांजुन को किसी और नाम से बुलाती है। जब हांजुन उसकी तरफ पलट के देखता है तो वो डर के मारे हांजुन से कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको कोई और समझ लिया। वो हांजुन के आगे झुक जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कीजिए। और तभी वो लड़की अपने बैग के अंदर से एक चाकू निकालती है। वो धीरे धीरे हांजुन की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मैं इनाम लेके रहूंगी। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 25। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो हांजुन के सामने भोला होने का नाटक करती है। पर तभी वो अपने बैग के अंदर से खंजर बाहर निकालती है। वो कहती है कि मैं ये प्राइज मनी लेके रहूंगी और वो धीरे धीरे चुपचाप हांजुन की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी हांजुन को पता चल जाता है कि कोई उसके ऊपर अटैक करने वाला है। हांजुन तुरंत उसके हमले से बच जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। हांजुन कहते हैं कि ये तो बहुत अनाड़ी किस्म की है, मुझे नहीं लगता कि ये नेक्सस से होगी। वो लड़की कहती है कि क्या मजाक है, तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं क्या? वो कहती है कि गए मेरे पैसे। हांजुन कहता है कि पैसे? तभी कोई पीछे से उसके ऊपर हमला करता है। वो अजीब सा आदमी कहते है कि 50,000 वॉन मेरे हुए। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि चौंक गई है क्योंकि हांजुन ने उस बंदे के बेसबॉल को अपने हाथों से रोक लिया है। वो डरते हुए कहती है कि अरे यार ये क्या कर रहा है। तभी हांजुन उस हेलमेट वाले बंदे को उसी के बेसबॉल से कूट देता है। वो आदमी दूर जाके गिरता है। तभी हांजुन गुस्से में उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि तूने हमला क्यों किया। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो घबराते घबराते हांजुन को वो बेटिंग वाली साइट दिखाती है जहाँ पे उसके सर पे 2 बिलियन का रिवॉर्ड रखा गया था। वो कहती है कि मुझे माफ करना, ये आपकी फोटो गैम्बलिंग साइट पे रखी थी और बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था। हांजुन कहता है कि क्या कहा तूने, मुझे मारने का इनाम, वो भी गैम्बलिंग साइट पे? हांजुन अपनी फोटो देख के बोलता है कि साला ये चोई टाइसू का काम है। तभी पीछे से बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें पार्क हांजुन मिल गया। उनमें से एक बंदा कहता है कि अरे साला मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। वो सारे लोग बोलते हैं कि हमें बस इसे पीटना है और हम माला माल हो जाएंगे। हांजुन उनकी तरफ देख के बोलता है कि इनमें से ज्यादातर तो सिविलियंस हैं। तभी हम चोई टाइसू को देखते हैं जहां उसका दोस्त बोलता है कि हांजुन को मारने के लिए बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं और मजे वाली बात ये है कि वो सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसका दोस्त कहता है कि सच बोलूं तो मुझे फिक्र है इंसेंटिव की, क्योंकि यार हमारी सोच से भी ज्यादा लोग उसको मारने के लिए बेकरार है। तो भाई तू कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए इन सबको इंसेंटिव दे दे के। चोई टाइसू कहता है कि नहीं यार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुझे तो पता ही है कि मैं सबसे ज्यादा पैसे गैम्बलिंग से बनाता हूँ। और क्या तुझे पता है कि गैम्बलिंग होता क्या है? तो हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम भिखारियों को वफादार कुत्तों में बदल देते हैं। जैसे कि अगर तू चेयरमैन को कहेगा कि किसी को मार दो, मैं तुम्हें 2 बिलियन दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा मारेगा तो नहीं, उल्टा वो देखेगा कि कौन बंदा उसे टिप दे रहा है। पर यही चीजें उन भिखारियों के लिए अलग होता है जिन्होंने अपना सारा पैसा गैम्बलिंग में उड़ा दिया। तो 2 बिलियन वॉन ये वो पैसा है जो उनके लाइफ से भी बढ़कर है। तो हाँ, इतने पैसे के लिए वो लोग वफादार कुत्ता बन जाएंगे। इधर हम हांजुन को देखते हैं जो एक एक करके उन सब की धुलाई कर रहा है, पर पैसों के लालच में उन लोगों के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। तभी हांजुन एक छोटे से बच्चे को स्क्रू ड्राइवर के साथ देखता है। वो कहता है कि एक छोटा बच्चा भी मुझे मारना चाहता है। तभी हांजुन उस छोटे से बच्चे के अटैक से बच जाता है। तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और वो अपने सामने एक कार को देखता है जो कि दीवार से टकरा गई है। कार के अंदर से कोई कहता है कि चूतिए तूने इतनी छोटी गली में घुसा दिया, अब हम निकलेंगे कैसे? दूसरा कहता है कि चूतिए अपना मुंह बंद कर, मेरे पास दूसरा प्लान है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कार की सनरूफ से बाहर आ गया। वो हांजुन की तरफ देख के बोलता है कि मैं तुझे मारूंगा क्योंकि 2 बिलियन मेरा है। तभी हम हांजुन को देखते हैं जो कि बहुत ऊंचा जंप लेता है और उसके हाथ में एक अजीब सी चीज थी। वो उस चीज को सनरूफ के अंदर घुसेड़ देता है। तभी वो देखता है कि उसके फोन पे किसी का कॉल आ रहा है। तो हाँ, वो कॉल जुनवू का होता है जो कहते हैं कि पार्क हांजुन तुम ठीक तो हो ना? जुनवू कहते हैं कि मुझे हालात के बारे में पता चल गया है, तो तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है। हांजुन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इन सब चूतियों को हैंडल कर लूंगा, तो आप बस चोई टाइसू का पता लगाओ, इनको मेरे ऊपर छोड़
दो। इतना कह के पार्क हांजुन कॉल को कट कर देता है। तो जुनवो अपने टीम लीडर को बुलाते हैं। टीम लीडर कहते हैं कि जी सर बताइए। जुनवो गुस्से में कहते कि हमारे पास जितने भी स्टाफ है सबको काम पे लगा दो। इधर हम हांजुन को देखते हैं जो कि उन सब की धुलाई किए जा रहा है। हांजुन कहता है कि अरे ये तो दोबारा सिविलियंस आ गए। तभी एक आदमी पीछे से कहता है कि भाई मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तू बस मेरे से एक बार पीट जा। हांजुन उसकी बात नहीं सुनता, उल्टा वो उसके मुंह पे अपना पैर रख के एक ऊंचा जंप लगाता है। तभी एक बंदा कहता है कि भाई ये कितना ऊंचा जंप लगा रहा है। इधर हम हांजुन को देखते हैं जो कि वहाँ से जंप लगा के दूर भागने लगता है। वो लोग कहते हैं कि अरे इसका पीछा करो, हमें पैसा चाहिए। और हांजुन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो जब भाग रहा था तो उसे सामने एक गैराज टाइप का कुछ तो दिखता है। वो चुपचाप उसके अंदर चला जाता है। वहीं पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कॉल पे कहता है कि पार्क हांजुन अंदर आ गया है और वो बंदा बाहर से शटर को बंद कर देता है। तभी कोई पीछे से कहता है कि ओए भाग के कहाँ जा रहा है बे। वो आदमी कहता है कि चूतिए भागना बंद कर और हमारे साथ खेल। हांजुन कहता है कि चोई टाइसू का यही प्लान था, सिविलियन का यूज करके वो मुझे यहाँ पे लाना चाहता था। वो गुस्से में उनकी तरफ देख के बोलता है कि तुम सारे लोग नेक्सस के हो। वो उन सब की तरफ एकदम गुस्से में देखता है। हांजुन कहता है कि चूतियो तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 26। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हांजुन को देखते हैं जो कि गुस्से में नेक्सस वालों से कहता है कि बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। तभी हम देखते हैं कि नेक्सस वालों ने अंदर से गेट को बंद कर दिया ताकि हांजुन भाग के ना जा पाए। पर यहाँ पे तो हांजुन अलग ही मूड में था। वो बिना रुके अपने मुक्कों की बरसात कर देता है। हांजुन का ये रूप देखने के बाद उनको एक बात का तो एहसास हो गया था कि साला हम चूतिया थे जो गेट को अंदर से बंद कर दिया। फिर क्या हांजुन मार मार के उनकी बुरी हालत कर देता है। हांजुन बेहद ही गुस्से में था। वो अपने किक का यूज करके एक साथ 2 लोगों को निपटा देता है। हांजुन का ये रूप देख के इनके लीडर की तो फट के हाथ में आ जाती है। तभी हांजुन एक हाई जंप लगाता है और वो सीधा इनके लीडर के ऊपर कूदता है, जिसके बाद 1-2 पंच के बाद इनके लीडर का भी काम तमाम हो जाता है। फिर क्या हांजुन अपने गुस्से वाली नजर से बाकी बचे हुए लोगों की ओर देखता है। वो सारे लोग हांजुन का ये रूप देख के डर जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि अरे यार ये है क्या। दूसरा कहता है कि साला मुझे तो ये इंसान लगता ही नहीं है। वो कहते हैं कि इतने सारे लोगों को पीटने के बाद भी देखो ये कैसे खड़ा है। तभी हांजुन देखता है कि दोबारा उसका फोन बज रहा है और ये कॉल जुनवो का था जो कहते हैं कि हांजुन मुझे चोई टाइसू के लोकेशन का पता चल गया। तो हांजुन उनके भेजे हुए लोकेशन को बहुत ही गौर से देखता है और जवाब में कहता है कि मैं वहाँ पे अभी जा रहा हूँ। हांजुन को अपनी तरफ आता हुआ देख के इन सब की हालत खराब हो जाती है और जैसे जैसे हांजुन अपने कदमों को आगे रखता है इन सब की सांसें रुकने लगती है। हांजुन जैसे ही अपना अगला कदम रखता है इन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी मौत उनके सामने आ रही है। तो अपनी भलाई को देखते हुए ये लोग हांजुन के रास्ते से हट जाते हैं। हांजुन जुनवो को कॉल पे कहता है कि मुझे चोई टाइसू को ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगेगा और तभी वो नोटिस करता है कि इस जगह पे एक कैमरा भी है जो कि जाहिर सी बात है कि हांजुन पे नजर रखने के लिए लगाई गई है। तो हाँ, इस कैमरे की मदद से चोई टाइसू और उसका दोस्त हांजुन को देख लेते हैं। चोई टाइसू का दोस्त कहता है कि तूने उसके चेहरे को देखा। चोई टाइसू हंसते हुए कहता है कि हाँ उसकी हालत खराब है और वो कहता है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि उसने अभी जितने बंदे निपटाए हैं उसके 10 गुना ज्यादा उसका वेट कर रहे हैं। चोई टाइसू का दोस्त कहता है कि फिर तो ये पार्क हांजुन का अंत है। वो चोई टाइसू से पूछता है कि लगे हाँ तो क्यों ना जुनवो को भी निपटा दे क्योंकि आज हमने प्रूफ कर दिया कि पैसा है तो पावर है। अपने दोस्त की बात सुन के चोई टाइसू की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है कि लड़के तू तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो चल इसी बात पे मैं तेरी सैलरी भी बढ़ा देता हूँ। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है कि यही तो मेरा काम है और बताओ इतने आसान तरीके से कोई पैसा कमा सकता है। वो कहता है कि चलो शुभ काम में किस बात की देरी। वो उसी बेटिंग साइट पे जुनवो की फोटो लगाने वाला था और सारी प्रोसेस करने के बाद वो इंटर बटन को दबा देता है, जिसके बाद पूरे स्क्रीन पे CEO जुनवो की फोटो आ जाती है। चोई टाइसू कहता है कि यार लगता है तू पहले से ही तैयार था और सच कहूँ तो तेरी यही तो बात है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसका दोस्त घबराते हुए कहता है कि नहीं यार मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि साला ये हुआ कैसे। चोई टाइसू कहता है कि क्या बात कर रहा है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहते कि चूतिए चूहे तेरे बिल को खोज निकाला। तो हाँ, वो जुनवो होते हैं जो कि बहुत ही जोरों से हंस रहे थे। चोई टाइसू घबराते हुए कहता है कि क्या हो रहा है, इसे बंद कर। उसका दोस्त भी घबराते हुए कहता
कहता है कि इस बंदे ने पूरे सर्वर का एक्सेस ले लिया है। तभी जुनवो कहते कि इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम लोगों की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वीक है और मैंने सबको हैक कर लिया है। वो कहते कि तुम लोग बहुत ही भारी मिस्टेक करने जा रहे थे, तो मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम लोग करते आ रहे हो। उसके बाद सीईओ जुनवो भी एंटर का बटन दबा देते हैं। वो कहते कि अगर तू मेरे साथ गंदे तरीकों का इस्तेमाल करेगा तो मैं भी वही करूंगा। तभी चोई टैसू और उसके दोस्त के सामने हांजुन का वो बाउंटी वाला पेज खुल जाता है, जहाँ पे अब हांजुन के जगह पे चोई टैसू की फोटो है। चोई टैसू कहता कि मेरे ही साइड पे मेरी बाउंटी। तभी जुनवो उसे सलाह देते हैं कि चूतिए वहाँ से बाहर मत निकलना। अपनी फोटो देखने के बाद चोई टैसू की हालत खराब थी। तभी हम पार्क हांजुन को देखते हैं जो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को निपटाए जा रहा है। तभी वो सारे लोग अपने फोन में नोटिफिकेशन देखते कि अरे साला हमारी साइट हैक हो गई क्या। दूसरा कहता है कि बाउंटी तो अब चोई टैसू के ऊपर आ गई है। वो सारे वहाँ से भागते हुए कहते कि नेक्सस की बर्बादी आ चुकी है। पार्क हांजुन भी उन्हें भागने का मौका दे देता है। इधर चोई टैसू की हालत वाकई में खराब है। अभी कुछ लोग दरवाजे पे चिल्लाते कि चोई टैसू बाहर निकल। चोई टैसू कहते कि साला मेरे अपने लोग ही मेरे खून के प्यासे हो गए। वो अपने दोस्त से कहते कि सारे पैसे निकाल ले और चल यहाँ से भाग जाए। तो वो लोग सारे पैसे निकाल के वहाँ से भागने लगते हैं और तब तक रिवॉर्ड के भूखे लोग उनका पीछा करने लगते हैं। घबराहट के मारे चोई टैसू के पसीने आ जाते हैं। वो कहता है कि मुझे कैसे भी यहाँ से जिंदा भागना होगा, क्योंकि पैसों का क्या है, वो तो मैं दोबारा ऐसी साइट बना के कमा लूंगा। उसके बाद मैं दोबारा अपने पीछे वफादार कुत्तों की लाइन लगा दूंगा। पर तभी अचानक से वो कुछ देख के चौंक जाता है। वो देखता है कि किसी ने उसके दोस्त की धुलाई कर दी जो उड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा है, जो कि सीधा चोई टैसू से टकरा जाता है। चोई टैसू कहता है कि साला ये हो क्या रहा है। तभी वो किसी की आवाज सुनता है, जिसके बाद उसकी सांसें रुक जाती है। तो हाँ, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि पार्क हांजुन होता है, जो कहता है कि चूतिए तुझे बहुत जल्दी हो रही है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 27। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हांजुन को देखते हैं, जिसने आखिरकार चोई टैसू को खोज ही निकाला। वो चोई टैसू से कहता है कि चूतिए भाग के कहाँ जा रहा है। हांजुन को देखने के बाद चोई टैसू की तो सांसें ही रुक गई थी। वो घबराते हुए कहता है कि ये आवाज, तो हाँ, ये आवाज उसके दिल के धड़कन की थी, जो कि पार्क हांजुन को देखने के बाद बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। पर वो हांजुन से कहता है कि तूने अगर कुछ भी करने का सोचा तो तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मेरा नाम है चोई टैसू। मेरे बस एक इशारे पे लोग तुझे जिंदा दफना देंगे। पर हांजुन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो उल्टा उसे जोरदार किक लगाता है। एक ही किक में चोई टैसू दूर जाके दीवार से टकरा जाता है। हांजुन कहता है कि तूने क्या कहा, तू मुझे जिंदा दफनाएगा? लगता है तुझे इलाज की जरूरत है। और वो उसे जोरदार पंच मारता है, पर वो उसके पंच से बच जाता है। वो चिल्लाते हुए भागता है कि कोई मुझे इस पागल से बचाओ। पर तभी हांजुन पीछे से उसके बालों को पकड़ लेता है और फिर उसके सर को फ्लोर पे दे मारता है। इतना पिटने के बाद भी चोई टैसू की अकल ठिकाने नहीं आती। वो कहता है कि तू ठीक नहीं कर रहा, मैं तुझे सड़क पे ला दूंगा। चोई टैसू कहता है कि तूने कभी अपने पापा के बारे में सोचा, जब उन्हें पता चलेगा कि तू ये कर रहा है, क्योंकि वो तू है जो बच्चों को पीट रहा है और दुनिया तुझे एक गुंडे की तरह देखेगी। हांजुन उसकी बातों को इग्नोर करके उसे जोरदार किक मारता है। चोई टैसू कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। वो कहता है कि साला इस चूतिए के ऊपर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा। तभी उसे याद आता है कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। वो कहता है कि रुक जा भाई, तुझे जुनवो कितना देता है, मैं तुझे उससे ज्यादा दूंगा। पर हांजुन उसकी बात को ना सुन के उसे बहुत जोर से पीटता है। चोई टैसू कहता है कि साला पैसा भी काम नहीं कर रहा। तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे और ज्यादा पैसे का लालच दूं। वो कहता है कि भाई मैं तुझे चोई टैसू का 3 गुना ज्यादा दूंगा। पर हांजुन मार मार के उसके चेहरे को सुझा देता है। इतना पीटने के बाद भी हांजुन का गुस्सा शांत नहीं होता। चोई टैसू को भी अपने कुत्ते जैसी हालत पे तरस आ रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक केंचुए की तरह रेंगने लगता है। वो हांजुन से कहता है कि प्लीज भाई रुक जा, तेरे पास दिमाग है पर तू उसका यूज नहीं कर रहा। तू तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा, तुझे समझ भी आ रहा है कि तू क्या खो रहा है। वो हांजुन के आगे बहुत सारे पैसे लुटा देता है। हांजुन गुस्से में उसकी तरफ देखता है। चोई टैसू कहता है कि भाई गुस्सा मत कर, एक बार मेरी बात तो सुन ले। वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दे, मेरी जान मत ले। हांजुन देखता है कि चोई टैसू अपनी जान की भीख मांग रहा है। हांजुन उसकी तरफ एकदम गुस्से में देखता है और कहता है कि कितने शर्म की बात है, मैं तुझे और पीटने वाला था। चोई टैसू
कहते कि इसका मतलब तुम मुझे नहीं मारोगे। हम देखते कि हांजुन का गुस्सा ठंडा हो गया है, तो वो चोई टाइसू को कुछ नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तो अभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते कि चोई टाइसू हमने तुझे खोज निकाला। वो सारे कहते कि वो देखो हमारी किस्मत बदल जाएगी। चोई टाइसू उन्हें कहता कि सालो तुम तो मेरे कर्जदार हो, तुम्हें तो काम करना चाहिए क्योंकि तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे लौटाने हैं। तभी कोई अपने घुटने से उसके मुंह पे मारता है और कहता है कि अपना मुंह बंद कर। और वो आदमी कहता है कि मैंने सुना कि तेरे ऊपर 2 बिलियन की बाउंटी है, तो अगर हमें इंसेंटिव चाहिए तो तेरी पिटाई करनी होगी। वो लोग कहते कि मारो साले को, 2 बिलियन की बात है, और वो लत्तम जूतम की बरसात कर देते हैं। चोई टाइसू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि साला ये मेरे साथ हो रहा है। तभी हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी ने चोई टाइसू के बाउंटी वाले पेज को खोल के रखा है, और तभी हम देखते हैं कि ये बाउंटी क्लियर हो गया। तो उसके बाद हमें जुनवू का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर लॉयर कहते कि चोई टाइसू को 14 हफ्ते लगेंगे रिकवरी में। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। वो जुनवू से कहते कि आपने जैसा कहा मैंने वो सारे अकाउंट रद्द कर दिए जिसका वो यूज कर रहा था। जुनवू कहते कि थैंक यू, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है और हाँ तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, तो दिल से थैंक यू। जुनवू हंसते हुए कहते कि मुझे तो किम चुनसू का चेहरा देखना है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम बेड पे चोई टाइसू को लेटा हुआ देखते हैं जिसके पास कोई फल की टोकरी लेके आया हुआ है जो कि उन फलों को वहीं पे टेबल पे रख देता है। तो हाँ, ये बंदा नेक्सस का लीडर किम चुनसू होता है जो कि देखता है कि चोई टाइसू की हालत बहुत ज्यादा खराब है। किम चुनसू कहता है कि तू दिखावा तो नहीं कर रहा ना। चोई टाइसू कहता है कि चुनसू यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो चुनसू से कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, हाँ मुझे कुछ फ्रैक्चर आए हैं पर वो इतने बुरे नहीं है। चुनसू हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ। चुनसू कहता है कि अच्छा एक बात बता, मेरे पैसों का क्या हुआ? और इतना कहने के बाद वो चोई टाइसू के हाथों को पकड़ लेता है। चोई टाइसू घबराते हुए कहते हैं कि उसके बारे में मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती है। किम चुनसू उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और तभी वो चोई टाइसू के हाथों को अपने हाथों से दबाने लगता है। चोई टाइसू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। चुनसू कहता है कि अरे तू सॉरी क्यों बोल रहा है, तूने अभी हार थोड़ी मानी है, मान ली है क्या? अरे तुझे किसी भी तरह मेरे पैसे लौटाने ही होंगे। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 28। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम नेक्सस के लीडर किम चुनसू को देखते हैं जो कि चोई टाइसू से कहते हैं कि तू माफी क्यों मांग रहा है, अभी तो तुझे मेरे सारे पैसे लौटाने हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि डोंगयुन तुमने अपना रिहैब कंप्लीट कर लिया। डोंगयुन कहता है कि थैंक्स डॉक्टर, आप ही की वजह से मैं इतनी जल्दी रिकवर हो पाया। डॉक्टर कहते कि अरे कोई बात नहीं, यही तो मेरा काम है, और हाँ आगे से मारपीट मत करना, अपने सेहत का ख्याल रखना। डोंगयुन उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है कि डॉक्टर ये मारपीट वाली बात आप दूसरे लोगों को बताओ। उसके बाद डोंगयुन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और वो अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि कुछ लोग एक बच्चे को बुली कर रहे हैं। इधर वो बच्चा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको कल पक्का लौटा दूंगा। वो पीले बाल वाला लड़का कहता है कि साले चूतिए, कल भी तूने यही बोला था और इसी वजह से मैं सजा के तौर पे तेरे 2-4 दांत बाहर निकाल लूंगा। डोंगयुन उन लोगों को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर उस लड़के के अंगूठी के ऊपर जाती है जो कि नेक्सस का था। तो फिर क्या, डोंगयुन के लिए इतनी वजह काफी थी उन लोगों को पीटने के लिए। इधर ये लोग जबरदस्ती उस लड़के के दांत को निकाल रहे थे। इधर वो पीले बाल वाला लड़का कहता है कि ओए ज्यादा हिलेगा तो तेरे दांत का पूरा गुच्छा बाहर आ जाएगा। तभी उसे डोंगयुन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि तू है कौन बे? वो जब पलट के देखते हैं तो पाते हैं कि डोंगयुन तो वार्म अप कर रहा है। वो कहते हैं कि इस चूतिए का दिमाग खराब है क्या, ये तो वार्म अप कर रहा है। वो डोंगयुन से कहते हैं कि ओए लाल बाल वाले, तू क्या बहरा है? अगर तू मेरी बातों को इग्नोर करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी डोंगयुन उसे जोरदार किक मारता है। उस बंदे की पिटाई देख के बाकी के लोग भी चौंक जाते हैं। वो लोग डोंगयुन को देख के कहते कि साला ये है कौन? डोंगयुन कहते कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी 80% के आसपास है। वो सारे डोंगयुन की तरफ बढ़ते हैं और कहते कि साले हम नेक्सस से हैं। डोंगयुन बहुत ही तेजी में उनकी तरफ आता है और पीले बाल वाले लड़के को एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि मेरी स्पीड अभी भी 70% के आसपास है। डोंगयुन का ये रूप देख के उस तीसरे लड़के की तो हालत ही खराब थी, पर तभी डोंगयुन उसे एक जोरदार फ्लाइंग किक देता है जिसके बाद वो लड़का भी वहीं पे
निपट जाता है। डोंगयुन उस बंदे की हालत देख के बोलता है कि हाँ, मेरी फ्लाइंग किक भी 50% के आसपास है। उसके बाद डोंगयुन गौर से उन सब की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे अभी भी बहुत इम्प्रूव करना बाकी है, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है जब मैं 108 kg का था। वो कहता है कि मुझे और ज्यादा वेट गेन करना होगा। तभी वो बंदा कहता है कि अरे ये तो किम डोंगयुन है, इसने बाल कटवा लिए तो मैं पहचान नहीं पाया। वो कहता है कि इसका मतलब जो भी अफवाहें उठ रही थी वो सारी सच है। तो किम डोंगयुन और पार्क हांजुन दोनों के दोनों लीजेंड्स आर बैक। और हाँ, ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस डुओ है। लोग तो ये भी कहते थे कि ये इस जमाने के सबसे बेस्ट फाइटर थे और इन दोनों ने मिलके नेक्सस का इतिहास ही बदल दिया था। इसके बाद इन दोनों की पहचान पूरे देश भर के लोगों में फैल गई और इस बारे में आर्टिकल भी छपने लगते हैं कि लीजेंड्स आर बैक। मेजिंग टीवी नाम के चैनल से एक वीडियो भी पोस्ट होता है जिसमें लिखा था कि नेक्सस की बर्बादी आ चुकी है। और हाँ, ये न्यूज बहुत लोगों के लिए तो इंटरटेनमेंट था और कुछ लोगों के लिए ये डर और गुस्सा था। तभी हमें पता चलता है कि ये न्यूज कुछ लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी थी। उसके बाद हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हम किम चुनसू को देखते हैं और इसी बिल्डिंग के एक कमरे में कुछ लोग बहुत ज्यादा मारपीट कर रहे थे। खैर, चुनसू इन सब चीजों को इग्नोर करके छत के ऊपर चला जाता है जहाँ पे वो किसी से मिलने के लिए आया था, जो कि कहता है कि तो हमें लेजेंडरी फेसेस देखने को दोबारा से मिलेगा। तो हाँ, वो सारी अफवाहें जो उठ रही थी वो वाकई में सच है। वो चुनसू से पूछता है कि पार्क हांजुन दोबारा लौट आया। जवाब में चुनसू कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम बेक मुनियोंग है। मुनियोंग चुनसू से कहते हैं कि तो तुम इसी वजह से यहाँ पे आए हो क्योंकि पार्क हांजुन एक्शन में आ गया है और तुम चाहते हो कि मैं उसे रोकूं। चुनसू कहते हैं कि जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें एक ऐसा फाइटर चाहिए जो एकदम उसके लेवल का हो। मुनियोंग कहता है कि हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन चुनसू क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हुआ क्या था? चुनसू कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल याद है। मुनियोंग कहते हैं कि सच में? फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि कैसे तुमने मेरा इस्तेमाल करके पार्क हांजुन को पकड़ लिया। उस टाइम मैं तुम्हारे लिए बस एक चारे के समान था। तो अब जब हांजुन दोबारा लौट आया है तो तुम मेरे पास दौड़ते हुए आ गए हो। और क्या मैं तुम्हें एक चूतिया दिखता हूँ? चुनसू कहता है कि मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए, पर यकीन करो इस बार चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अलग होगी और मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो भी तुम मांगोगे। मुनियोंग उसकी बात को ध्यान से सुनता है और फिर हंसते हुए कहता है कि सच में तुम मुझे कुछ भी दोगे जो भी मैं मांगूंगा? तो क्या हो अगर मैं तुमसे नेक्सस की गद्दी मांग लूं? तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 29। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मुनियोंग को देखते हैं जो चुनसू से कहता है कि अगर मैं तुमसे नेक्सस की गद्दी मांग लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? उसकी बात सुन के चुनसू कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और मुनियोंग को तो उसका जवाब चाहिए था। तो फाइनली चुनसू कहता है कि पार्क मुनियोंग, होश में आके बातें कर, क्योंकि तुझे लगता है कि तू नेक्सस की गद्दी को संभाल पाएगा। मुनियोंग कहता है कि तू तो दिन भर गेम खेलते रहता है और तू संभाल लेगा तो मैं क्यों नहीं? तभी वो अचानक से कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और वैसे भी तू यहाँ पे मुझसे मदद मांगने नहीं आया है, बल्कि तू तो मुझे आदेश देने आया है। तो बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना मेरा कर्तव्य है। वो जाते जाते चुनसू से कहते कि तुम बस देखते जाओ, इस बार मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, फिर तुम मुझे एक छोटी सी पार्टी दोगे। इतना कह के मुनियोंग वहाँ से जाने लगता है। चुनसू भी उसको जाते जाते देखता है पर कुछ कहता नहीं है। उसके बाद हमें मुनियोंग का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ मुनियोंग किसी से कहता है कि किम चुनसू आज मुझसे मिलने आया था और फिर वो अपने सिगरेट को जला लेता है। वो कहता है कि चुनसू को क्या वाकई में लगता है कि मैं हांजुन से जीत पाऊंगा? वो खुद ही कहते कि नहीं, वो बंदा मेरे ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक राक्षस है और वो एक साथ मुझसे और पार्क हांजुन दोनों से छुटकारा चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़के को ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, जहाँ उसका साथी कहता है कि ब्रो मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मुनियोंग कहता है कि अरे तू अब तक उसे टॉर्चर कर रहा है, अगर वो तुझे पैसे नहीं दे रहा तो काम तमाम करना उसका। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ मैं समझ गया, पर ब्रो इसने कहा था कि ये मुझे पैसे देगा। तो हाँ, ये बंदा मुनियोंग का लेफ्ट हैंड जुयोंग होता है, जो मुनियोंग से कहता है कि साला ये चूतिया मुझे पैसे इतनी आसानी से नहीं देगा और तो और ये मेरे टॉर्चर को वार्म अप की तरह ले रहा है। तभी कोई कहता है कि चूतिया इतनी बातें क्यों कर रहा है, सीधा मार के खत्म करना साले को। और वो मुनियोंग से पूछता है कि किम चुनसू ने तुमसे क्या बातें की, मुझे बस ऐसे ही जानना है। और इस बंदे का नाम जुनियोंग होता है जो कि मुनियोंग का राइट हैंड है। वो मुनियोंग से कहते हैं कि तुमने क्या बातें की चुनसू के साथ? क्या हम पार्क हांजुन को मारने जा रहे हैं? तो क्या मैं अपने लड़कों को कॉल करूं? इसकी बातें सुन के मुनियोंग एक स्माइल करता
जाता है और कहता है कि जैसा तूने कहा पार्क हांजुन बस एक कीड़ा है जिसे मैं फेस टू फेस मसलना चाहता हूँ, पर वो ऐसा बंदा नहीं है जिसे हम भारी संख्या में लोगों को ले जाके हरा पाए। और वो जुयोंग के हाथ से वो स्क्रू ड्राइवर ले लेता है और कहता है कि हम पार्क हांजुन को अपने तरीके से हराएंगे। इतना कह के मोनियंग स्क्रू ड्राइवर को उस लड़के के गर्दन में घुसेड़ देता है, जिसके बाद वो बंदा वहीं पे निपट जाता है। वो उन दोनों से कहता है कि हम हांजुन को भी इसी तरह मारेंगे, धीरे धीरे पर बेरहमी से। मोनियंग कहता है कि तू बस देखते जा किम चुनसू, जैसे ही मैं पार्क हांजुन का काम तमाम कर दूंगा उसके बाद लगे हाथों तेरा नंबर होगा किम चुनसू। तभी हमें जुनवू का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे कोई सेलिब्रेशन कर रहा था। वो सैफ्यून होती है जो डोंगhyun के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में पार्टी कर रही थी। जुनवू कहते कि अरे तुम क्या कर रही हो? सैफ्यून कहते हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं इंस्टा के लिए स्टोरी बना रही हूँ और ये आपके लिए नहीं बल्कि डोंगhyun के लिए है। जुनवू कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप आके बैठ जाओ क्योंकि अब मैं अपने नए टारगेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। और तभी सैफ्यून जुनवू के खिलाफ नारे लगाने लगती है। वो कहते हैं कि आज हमारी छुट्टी थी पर ये आदमी हमसे काम करवाना चाहता है। वो कहते हैं कि हमें हमारा अधिकार चाहिए क्योंकि हमारा डे ऑफ है। जुनवू उसकी तरफ देख के बोलते कि पागल वागल हो गई है क्या? वो कहते कि अरे हमारा डे ऑफ है तो क्या हुआ, हम अपने बदले के बारे में तो सोच सकते हैं। तभी सैफ्यून उनको बू कहती है और कहते कि आप हो घटिया CEO ऑफ द ईयर। जुनवू कहते कि तूने बहुत नाटक कर लिया, चल मैं तेरी सैलरी काटता हूँ। तभी सैफ्यून कहते कि अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। डोंगhyun उन दोनों की तरफ बहुत ही बेचैनी से देख रहा था और वो हांजुन से कहता है कि हांजुन, ये लोग, क्या हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? हांजुन कहता है कि हम सभी के दुश्मन एक ही हैं, तो मुझे लगता है कि ये जवाब काफी है। तभी जुनवू कहते कि कोई मायने नहीं रखता कि तुम्हें कितने पैसे मिले। वो कुछ और बोलने ही वाले थे कि तभी उनका फोन बजने लगता है, तो वो अपनी बात को छोड़ के कॉल को पिक कर लेते हैं। हम देखते कि वो बहुत ही घबरा के बोलते कि क्या हुआ। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने इंचियोन के लोगों पे अटैक कर दिया। उसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बेड पे हम इंचियोन के डॉन केट्सू को घायल अवस्था में देखते हैं और वहीं पे हम नाम इंसू को भी देखते हैं। डॉन केट्सू की हालत इतनी खराब है कि वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा। उसकी ये हालत देख के नाम इंसू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी हम देखते कि कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है, तो हाँ, वो जुनवू होते हैं जो पूछते हैं कि हुआ क्या। नाम इंसू कहता है कि आप अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे एकदम से क्यों आ गए? नाम इंसू जुनवू से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा क्योंकि मैं उन लोगों से अकेले डील करना चाहता हूँ। और इतना कह के वो गुस्से में दरवाजे को बंद करके चला जाता है। हर कोई उसी की तरफ देख रहा था। तभी हम डॉन केट्सू को देखते हैं जो कहता है कि हांजुन प्लीज हमारी मदद करो। जुनवू कहते हैं कि अरे डॉन केट्सू, तू तो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। डॉन केट्सू कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता है कि मैं सेल्फिश की तरफ बात कर रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि नाम इंसू ब्रदर और ज्यादा फाइट करे, और अगर मैं उन्हें बता देता तो वो पक्का उस बंदे को खोज के जान से मार देते। जुनवू कहते कि हाँ, मुझे पता है कि ये नेक्सस का काम है, तो तुम बस उसका नाम बता दो। डॉन केट्सू के बोलने से पहले ही डोंगhyun बोलता है कि वो है पार्क मोनियोंग और वो उसका नाम लेके बहुत ही गुस्से में था। डॉन केट्सू भी इस बात को कंफर्म कर देता है। डोंगhyun कहता है कि मैं बस इस घुटने को देख के बता सकता हूँ कि वो पार्क मोनियोंग था, क्योंकि वो बंदा जिसने मेरे घुटने को तोड़ के रख दिया, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि पार्क मोनियोंग है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 30। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम डोंगhyun को देखते हैं जो डॉन केट्सू के घुटने को देख के बोलता है कि ये काम उसी कमीने पार्क मोनियोंग का है। उसके बाद हमें एक ऑफिस का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे हम किम चुनसू को देखते हैं जो कि किसी को थैंक यू बोलता है यहाँ पे आने के लिए। चुनसू उस आदमी से बोलता है कि हमारे CEO ने बहुत अच्छा काम किया, इसी वजह से हर चीज सही से हो गया। वो आगे कहता है कि अब हम धीरे धीरे अपने प्लान को स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अगले महीने देश भर के हाई स्कूल के बच्चे हमारे गेम में हिस्सा लेंगे और हमारा गेम तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंपनी पहला और दूसरा स्थान हासिल ना कर ले। जिसके बाद जिस स्टॉक की कीमत 15,000 वॉन थी वो एकदम से 80,000 वॉन हो जाएगी। वो आदमी कहते हैं कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है? चुनसू कहते हैं कि बिल्कुल सर, पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना होगा। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही करो। जवाब में चुनसू कहता है कि ओके सर। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी एक मास्क मैन चुनसू से कहता है कि अरे ये गेम तो खुद ही खेलने योग्य है, हमने पूरे देश में इसको ऑर्डर कर दिया है,
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चुनसू कहता है कि अरे तुम तो इस फील्ड के माहिर खिलाड़ी हो और मैं तो तुम्हारी शरण में रहूंगा। वो मास्कमैन कहता है कि फिर पैसों की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम लियोन किम है, जो चुनसू से कहता है कि मैंने हांजुन के बारे में सुना, तो क्या तुम पार्क मुनियोंग का यूज करने वाले हो? लियोन कहता है कि अगर तुम उस कमीने का इस्तेमाल करने का सोच रहे हो तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत गंदे काम चल रहे हैं, तो क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? जवाब में चुनसू कहता है कि अभी हम लोग एक जंगल में हैं और जाहिर सी बात है कि जंगल में भेड़िए सड़ा हुआ मांस खाते हैं, लेकिन भले ही वो भेड़िए सड़ा गला मांस खाते हैं पर इससे जंगल का फूड चेन चेंज नहीं होगा। तो बात सीधी है कि तुम भी फाइट को एंजॉय करो। इस पर वो मास्कमैन बोलता है कि तुमने सही कहा, जंगल के शेर को एक भेड़िए की चिंता क्यों होगी। उसके बाद हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हम डोंगह्युन को देखते हैं जो कि डेड लिफ्ट मार रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपने पैरों को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तभी हम वहाँ पे सैफ्यून को देखते हैं जो कहते हैं कि अरे तुम इतनी ज्यादा वेट क्यों उठा रहे हो? डोंगह्युन कहता है कि बहुत ही लंबे समय से कसरत नहीं करा। सैफ्यून कहते हैं कि अरे अगली बार मुझे बताना, हम लोग साथ में एक वर्कआउट की वीडियो शूट कर लेंगे। डोंगह्युन पूछता है कि ठीक है, पर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? सैफ्यून कहते हैं कि मैंने सुना कि पार्क मुनियोंग अमेरिका से है और यहाँ पे ज्यादा लोग उसको नहीं जानते, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो डोंगह्युन से कहते हैं कि मुझे तुम उसके बारे में बताओ। डोंगह्युन दोबारा से अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। तभी वो अचानक से कहता है कि वो एक जीनियस है। डोंगह्युन कहता है कि मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ, अगर फाइट की बात की जाए तो बस 3 लोग जीनियस है और जाहिर सी बात है कि पहला हमारा पार्क हांजुन, दूसरा किम चुनसू, वो गुस्से में कहता है कि और तीसरा वो इंसानी कचरा पार्क मुनियोंग। तभी वो सैफ्यून को कहता है कि बात 2 साल पहले की है, जब मैं और पार्क हांजुन हाई स्कूल में थे तो हमें स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता था। हमारे इलाके में हमारे अलावा कोई रूल नहीं करता था, यहाँ तक कि नेक्सस भी नहीं। पर कुछ महीने बाद डोंगह्युन को उसका एक दोस्त कहता है कि हमारे स्कूल में एक नया ट्रांसफर होके स्टूडेंट आया है, वो कमीना अमेरिका से है और उसने आते ही तीसरे ग्रेड के लोगों को निपटा दिया। डोंगह्युन चौंकते हुए कहते हैं कि उसने अपने पहले ही दिन सबको निपटा दिया। तभी हम देखते हैं कि सही में उसने सारे लोगों को निपटा दिया है। डोंगह्युन कहता है कि उसी दिन पार्क मुनियोंग हमारे इलाके में आया और तभी से चीजें बदलनी स्टार्ट हो गई। पार्क मुनियोंग ने आसपास के सारे स्कूल को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया। उसने सारे स्कूल को एक दूसरे से लड़वाया ताकि वो लोग रैंक डिसाइड कर पाए, जिसके बाद वो लो रैंक वाले स्कूल के बच्चों को बुली करने लगा। वैसे वो ये सब किसी खास मकसद से नहीं कर रहा था, बल्कि वो ऐसा ही था। फिर कुछ दिनों बाद की बात है, जब डोंगह्युन हाई स्कूल के बच्चे ये बातें करने लगे कि पार्क मुनियोंग ने सारे स्कूल को कॉलोनाइज कर दिया। वो लोग चेक करके बताते हैं कि अगला नंबर तो हमारे स्कूल का है, पर मुझे लगता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास किम डोंगह्युन है। तभी हम देखते हैं कि कोई भागते हुए किम डोंगह्युन के पास आता है। डोंगह्युन चौंकते हुए कहता है कि अरे तुम्हारे फेस को क्या हो गया? वो बंदा लड़खड़ाते हुए कहता है कि डोंगह्युन, उस चूतिए को कम मत समझना, और वो लड़का वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। डोंगह्युन उसके पीठ पे पड़ता है कि 8 बजे किसी ने उसे पार्क पे बुलाया है। वैसे डोंगह्युन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो उस लोकेशन पे 8 बजे के पहले ही पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसको आए हुए यहाँ पे 1 घंटे होने वाले हैं। उसका साथी कहता है कि अरे डोंगह्युन चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो चूतिया कायर यहाँ पे आएगा। डोंगह्युन कहता है कि अरे कुछ देर और रुक के देख लेते हैं। तभी वहाँ पे कोई आता है। डोंगह्युन चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है तो हाँ, वो भी डोंगह्युन का ही कोई साथी था जिसके पीठ पे लिखा था कि पार्क मुनियोंग चूतिया बनाने में माहिर है। डोंगह्युन कहते हैं कि मैं चाह के भी उसको नहीं खोज पाया और वो चूतिया एक एक करके मेरे लोगों को मारता गया। उसके स्कूल के बाकी लोग कहते हैं कि पार्क मुनियोंग ने 8 लोगों को निपटा दिया। ऐसा लगता है कि किम डोंगह्युन उससे डर के भाग रहा है। डोंगह्युन कहते हैं कि जिस दिन मेरा दिमाग अपने लिमिट को पार कर चुका था, उसी दिन वो चूतिया एकदम से मेरी आंखों के सामने आ गया। डोंगह्युन उसे कहता है कि ओए, तुझे क्या ये सब मजाक लग रहा है? डोंगह्युन कहते हैं कि उसी दिन से हमारा ये बदकिस्मत वाला रिश्ता चालू हो गया। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 31। तो अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो जाके इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम डोंगह्युन को देखते हैं जो मुनियोंग से कहता है कि तुझे ये सब मजाक लग रहा है। डोंगह्युन कहता है कि उसी दिन से हमारी दुश्मनी चालू हो गई। तभी पार्क मुनियोंग कहता है कि ओए, तो तू है यहाँ का दादा, चल तुझे निपटाने में बहुत मजा आएगा। मुनियोंग अपनी बात खत्म करता ही है कि डोंगह्युन उसके ऊपर जोरदार किक मारता है, पर मुनियोंग उसके किक को डॉज कर देता है।
मोन्योंग हंसते हुए कहता है कि तेरी जल्दबाजी देख के साफ पता चल रहा है कि तेरी जली हुई है। डोंगhyun गुस्से में कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे अगर मरना ही था तो मेरे पास आ जाता, ऐसे चोरी छुपे मेरे लोगों को क्यों मारा। डोंगhyun बिना रुके उस पे एक के बाद एक अटैक किए जाता है। वो उसको एक जोरदार किक भी मारता है और मोन्योंग उसके किक से बच जाता है। वो कहता है कि तूने कारण पूछा ना मेरे से, तेरे लोगों को तो मैंने मजाक में पीटा, पर देख तेरे पास अब एक वजह है मुझसे बदला लेने का। इतना कह के वो डोंगhyun के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। उसका मुक्का इतना पावरफुल था कि डोंगhyun के हड्डियों में दरार आ जाती है। डोंगhyun दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो दूर जाके गिरता है, पर फिर भी वो खुद को संभाल लेता है। डोंगhyun कहता है कि तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिलेगी, और वो दोबारा से मोन्योंग को एक जोरदार किक मारने के लिए आता है। मोन्योंग भी हंसते हुए अपने मुट्ठी को बांध लेता है। तभी हम देखते कि उसने डोंगhyun को एक जोरदार पंच लगाया। डोंगhyun कहता है कि वो बंदा उस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो कहता है कि अगर पार्क हांजुन एक वाइल्ड बीस्ट है तो पार्क मोन्योंग वो है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को जहर से भर देगा, क्योंकि वो साला एक कोबरा है। और क्योंकि पार्क मोन्योंग से फाइट के टाइम पे मेरे दिमाग में एक क्रोध का जहर था, इसी वजह से वो मुझ पे भारी पड़ रहा था और मेरे दिमाग में उस टाइम बस नफरत और क्रोध ही था। इसी वजह से वो बंदा मेरे ऊपर हावी हो रहा था। हम देखते कि मोन्योंग डोंगhyun को कंटिन्यू पंच पे पंच दिए जा रहा है। डोंगhyun कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मोन्योंग उसके ऊपर अनस्टॉपेबल अटैक किए जा रहा था। डोंगhyun कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होगी। तभी मोन्योंग उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। डोंगhyun अचानक से उसके मुक्के को रोक लेता है। मोन्योंग भी ये देख के चौंक जाता है। वो कहता है कि अरे, तभी वो देखता है कि डोंगhyun उसके ऊपर एक जोरदार किक मार रहा है, पर वो किक नहीं था बल्कि डोंगhyun उसको अपने पैरों के द्वारा जकड़ रहा था। डोंगhyun ने उसको एक सांप की तरह कुंडली में लपेट लिया था। मोन्योंग उसकी तरफ देख के हंसने लगता है और वो अपने कूल्हे से उसके छाती पे अटैक करता है। क्योंकि डोंगhyun की रिब्स ऑलरेडी टूट चुकी थी तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मोन्योंग उसको दर्द में छटपटाते हुए देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, पर तभी डोंगhyun उसके बालों को कस के पकड़ लेता है और फिर अपने माथे से उसके मुंह पे बहुत जोरदार मारता है। पार्क मोन्योंग की होठ फट जाती है। वो गुस्से में डोंगhyun को जोरदार किक लगाता है। हम देखते कि डोंगhyun दूर जाके गिरता है। मोन्योंग कहते कि साले तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी डोंगhyun दोबारा उठ जाता है और कहता है कि मैंने तुझे बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, पर फिर भी थैंक यू, क्योंकि अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुझसे फाइट करूंगा। मोन्योंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी वैसे ही फाइट करूंगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, फिर एक साथ एक दूसरे पे अटैक करते हैं। चारों तरफ खून के छींटे उड़ने लगते हैं। ये दोनों कंटिन्यू एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और हाँ, इस बार ये दोनों वाकई में अपने पूरे पोटेंशियल के साथ एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक साथ जमीन पे गिर जाते हैं। वहाँ पे मौजूद लोगों ने कभी भी ऐसी फाइट नहीं देखी थी। तभी हम देखते कि वो दोनों दोबारा से उठ रहे हैं। तभी हमें डोंगhyun की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि उस दिन का रिजल्ट जो था वो था एक ड्रॉ, क्योंकि उन दोनों को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे मौजूद लोग कहते कि लगता है किसी ने पुलिस को खबर कर दी है। तो वो सारे लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, पर मोन्योंग और डोंगhyun एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मोन्योंग कहता है कि मैंने सोचा था कि ये बहुत ज्यादा आसान होगा, पर ये साला एक नॉर्मल बंदा नहीं है। मोन्योंग डोंगhyun से कहता है कि ओए, ऐसा लग रहा है जैसे ये फाइट अभी होल्ड पे जाएगा, लेकिन अगली बार मैं ज्यादा गुस्से में रहूंगा और पक्का तुझे जान से मार दूंगा। डोंगhyun कहते हैं कि हमारे उस फाइट का कोई नतीजा नहीं निकला और वो एक ड्रॉ था। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम डोंगhyun पार्क हांजुन के साथ वॉक कर रहा था। तभी हांजुन कहता है कि ओए, मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी, तो क्या तू चाहता है कि मैं इस मामले से निपट लूं? डोंगhyun कहता है कि वो चूतिया चाहता है कि पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले ले, तो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें घुसना ही पड़ेगा इस मामले में। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो मैं चाहूंगा कि तुम फाइट को अवॉइड करो, क्योंकि मैं वो बंदा रहूंगा जो उस चूतिये पार्क मोन्योंग को जान से मारेगा। उसके बाद हम मोन्योंग के एक साथी को देखते हैं जो कहता है कि मैंने सुना था कि किम डोंगhyun पार्क हांजुन से वीक है, तभी तो हमने प्लान करा था कि पहले उसी को निपटा दे, पर ऐसा लगता है कि वो बंदा हमारी सोच से भी ज्यादा टफ है। उसकी बात सुनने के बाद मोन्योंग को खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये करना ही है। मोन्योंग कहता है कि अभी तक हमने जितने स्कूलों पे कब्जा जमाया है, जाओ वहाँ से 100 ऐसे बच्चे लेके आओ जो फाइट में अच्छे हो, क्योंकि भले
ही वो दोनों मॉन्स्टर्स हैं, पर 100 लोगों को हराना बच्चों का खेल नहीं है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है बुसान सिटी की तरफ, जहाँ पे हम नेक्सस के ली मोंगिल को देखते हैं, जो कहता है कि वाओ यार ये खाना कितना अच्छा है। वो चुनसू से कहता है कि अरे तू खा क्यों नहीं रहा। चुनसू कहता है कि बस ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा। मोंगिल कहता है कि अरे भाई मेरी बात मान, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। वो कहता है कि तू इतने अच्छे खाने को अवॉइड कैसे कर सकता है। वो कहता है कि ला मुझे दे, अगर तू नहीं खाएगा तो। चुनसू कहता है कि ठूस ले, तुझे जितना ठूसना है। मोंगिल कहता है कि वो तो मैं खाऊंगा ही, पर उससे पहले मैंने कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सुना है। तुझे पता है मैंने एक बंदे का नाम सुना जिसका नाम है पार्क मुनियोंग, और वो पार्क हांजुन पे अटैक करने का सोच रहा है। मोंगिल कहता है कि जैसा तुझे मालूम है चीजें अभी बहुत ज्यादा खराब चल रही है, अगर वो हारा तो ये एक नेशनल डिफीट होगी। चुनसू कहता है कि सही कहा, पार्क हांजुन हमारे सिर का दर्द बना हुआ है। मोंगिल कहता है कि मैंने तो ये भी सुना कि पार्क मुनियोंग बिल्कुल किम डोंगह्युन जितना पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि हमें उसका इस्तेमाल करके इन दोनों मॉन्स्टर से छुटकारा पाना चाहिए। तभी चुनसू कुछ सोचने लगता है। वो मोंगिल को कहता है कि ओए खाना खाना बंद कर और जल्दी से उठ जा। मोंगिल कहता है कि अरे भाई क्या हो गया। चुनसू कहता है कि कुछ नहीं, पार्क हांजुन से मैं खुद डील करूंगा। तभी वो विंडो के बाहर देख के बोलता है कि लगता है कि आज हम लोग बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, और हम लोग भी वहाँ पे एक गैंग को नोटिस करते हैं जिनका लीडर कहता है कि वो देखो वो दोनों चूतिए खाना खा रहे हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है कि दोस्तों। तभी उसके सारे बंदे अपने हाथ में कुछ न कुछ उठा लेते हैं। वो कहता है कि इन दोनों की वाट लगा दो। इतना सुनते ही वो लोग अपने हाथ में जो भी मिल रहा था उसे खिड़की के अंदर फेंक रहे थे। कांच के टुकड़े मोंगिल के खाने में जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि सालों मेरा खाना बर्बाद कर रहे हो। वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है कि लॉन्डो। मोंगिल के सारे बंदे बोलते कि यस ब्रदर, इन चूतियों का शोर शराबा बंद करो ताकि मैं चुपचाप अपना खाना खा पाऊँ। तभी इन दोनों की गैंग आमने सामने आ जाती है और वो दोनों गैंग आपस में फाइट करने लगती है। तभी हम चुनसू को देखते हैं जो कि उनके गैंग के लीडर की तरफ देख रहा था। लीडर ने भी चुनसू को देख लिया था और वो अपना मुक्का बना के चुनसू पे अटैक करने के लिए आता है, और तभी चुनसू उसको एक जोरदार पंच लगाता है। चुनसू का पंच इतना पावरफुल था कि उस बंदे की चीख निकल जाती है। वो बंदा दूर जाके गिरता है। चुनसू कहता है कि पार्क हांजुन और पार्क मुनियोंग, मुझे तुम दोनों के ऊपर नजर रखनी होगी। इधर हम मुनियोंग को देखते हैं जहाँ पे 100 बच्चे आ चुके हैं। वो आपस में बात करते हैं कि हमने सुना कि हम पार्क हांजुन को निपटाने वाले हैं। कुछ कहते हैं कि अरे वो तो एक मॉन्स्टर है और वो साला तो हम सबको निपटा देगा। वो लोग कहते हैं कि अरे पार्क हांजुन को तो नेक्सस वाले नहीं निपटा पाए तो हम क्या चीज है। अभी मुनियोंग उनसे कहता है कि ओए शांत हो जाओ। वो सारे के सारे एक बार में चुप हो जाते हैं। मुनियोंग कहते हैं कि मेरा नाम पार्क मुनियोंग है, जो कि तुम सबको मालूम ही है, पर तुम्हें जानना है ना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया। तो हाँ, तुम सब ने सही सुना, हम पार्क हांजुन को कुत्ते की मौत मारेंगे। मुनियोंग की बात सुन के वो सभी चौंक जाते हैं और डर के मारे उन सभी के पसीने आ जाते हैं। वो सब के सब घबराहट के मारे मुनियोंग की तरफ देखने लगते हैं। मुनियोंग कहते हैं कि मुझे पता है तुम सब लोग उससे डरते हो और इसी बात से मेरा खून खौल जाता है। वो कहता है कि तुम सब लोग क्या बेवकूफ हो, और क्या तुम लोग ऐसे ही जिंदगी भर डर डर के जियोगे। क्या तुम्हें पूरी लाइफ किसी का गुलाम बन के रहना है, बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह, और वो भी बस एक बंदे के कारण जिसका नाम है पार्क हांजुन। उसकी वजह से तुम लोग अपना सर झुका के जीते हो, और अगर तुम्हें ऐसे नहीं जीना तो मेरा साथ दो, क्योंकि किम डोंगह्युन और पार्क हांजुन वो दोनों भी इंसान ही हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने अच्छे फाइटर हैं, क्योंकि तुम सब गिनती में 100 लोग हो, तुम सब मेरे अकेले से ज्यादा ताकतवर हो। पार्क मुनियोंग उन सभी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। पार्क मुनियोंग कहता है कि तो फाइनल हो गया, आज हम लोग पार्क हांजुन को हराने जा रहे हैं, और उसके बाद तुम सब लोग अपना सर उठा के जियोगे। और हाँ, एक और बात याद रखना, तुम सारे लोग मिल के भी पार्क हांजुन से फाइट करने में घबरा रहे हो, और नेक्सस जो कि देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू है वो भी पार्क हांजुन को हरा नहीं पाया। पर मैं वादा करता हूँ कि मैं उन सब को पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इस देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन के दिखाऊंगा, और ये मुमकिन है तुम सब लोगों का साथ पाके। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम लोग दोबारा से इतिहास लिखेंगे। तो बताओ क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे। वो सारे के सारे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए थे। मुनियोंग दोबारा पूछता है कि बताओ क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे, क्योंकि आज से तुम में से कोई भी अपना सर झुका के नहीं जिएगा। इस पर वो सारे चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। मुनियोंग कहते हैं कि चलो फिर उस चूतियों को जान से मार दे। वो सारे कहते हैं कि हाँ हम लोग जान से मार देंगे उन लोगों
लोगों को। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे पार्क हांजुन आ गया, जिसके हाथ में किसी की डेड बॉडी है। वो कहता है कि अच्छा 100 लोग, तो क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफी होगा मुझे हराने के लिए? तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 33। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम पार्क हांजुन को देखते हैं, जो कि मुनियोंग और उन सारे लोगों से कहता है कि अच्छा तो तुम 100 लोग हो और तुम लोगों को लगता है कि इतनी संख्या के बाद मुझे हरा पाओगे। हांजुन अपने कोट को उतारते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। वो सारे लोग हांजुन को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। तभी हांजुन अपने कोट को फेंक के उनके एकदम करीब पहुंच जाता है। इधर पार्क मुनियोंग भी हांजुन को ही देख रहा था। मुनियोंग हांजुन को बहुत ही गुस्से में देखता है। तभी हम देखते कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। हांजुन कहता है कि तो तू ही है पार्क मुनियोंग। मुनियोंग कहता है कि पार्क हांजुन थैंक यू, क्योंकि तूने यहाँ पे खुद आके मेरे वक्त को बचा लिया, और हाँ मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी हांजुन गुस्से में कहता है कि ओए अपना मुंह बंद कर और आजा तुझे मैं दिखाता हूँ कि फाइट कैसे करते हैं। मुनियोंग उसकी बात को सुन के एक स्माइल करता है और कहता है कि ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है, लेकिन हाँ मुझे ये स्टफी चीजें पसंद नहीं। तभी हम देखते कि मुनियोंग के वो दोनों साथी चुपके से हांजुन पे अटैक करने आते हैं। वो दोनों हांजुन से कहते कि आज तेरा काम खल्लास है। तभी हांजुन एकदम से पीछे पलट के देखता है, पर तब तक उन दोनों ने हांजुन के ऊपर हमला कर दिया था। तभी हांजुन देखता कि अरे ये तो हाँ उन लोगों ने ब्रोकन ग्लास की मदद से हांजुन के ऊपर अटैक किया था। हांजुन बेहद ही गुस्से में उन लोगों की तरफ देखता है। तभी मुनियोंग हांजुन के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, पर हांजुन उसके मुक्के को होल्ड कर लेता है। मुनियोंग हंसते हुए कहता है कि अबे बेवकूफ, तुझे इस अटैक को रोकना नहीं बल्कि डॉज करना था। तभी हम देखते कि हांजुन के हाथ में एक कट लग गया है और ये कट उस ब्रोकन ग्लास के टुकड़ों की वजह से लगा है। मुनियोंग कहता है कि हांजुन देखा मेरे लड़कों ने तेरा दिल जीत लिया और अगला अटैक तो तुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर देगा। तभी हांजुन देखता है कि उसकी और बहुत सारे बंदे एक साथ आ रहे हैं। हांजुन बिना रुके उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। हांजुन कहता है कि भले ही इनके पास ब्रोकन ग्लास के टुकड़े हैं, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा कमजोर है। हांजुन कहता है कि मैं इन सब को जान से मार दूंगा, पर ऐसा लग रहा है कि वो चूतिया इन सब का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मुझे थका के मेरा स्टेमिना कम कर दे। पर फिर भी हांजुन उन सभी को निपटाए जा रहा था, क्योंकि हांजुन एक साथ बहुत ज्यादा लोगों से फाइट कर रहा था, इसीलिए उसे एक पीछे से आता हुआ अटैक दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो बंदा हांजुन को बेसबॉल से बहुत जोर से मारता है और फिर वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी अचानक से हांजुन उसे बहुत जोरदार मुक्का मारता है। हम देखते कि हांजुन गुस्से में अपने टी शर्ट को बहुत जोरों से पकड़ लेता है, फिर क्या वो अपने टी शर्ट को फाड़ देता है। हम देखते कि वो अपने फटे हुए टी शर्ट को अपने हाथों में लपेट लेता है ताकि वो ब्रोकन ग्लास उसके हाथ में ना घुसे। फिर हांजुन गुस्से में उन सब से कहता है कि आ जाओ चूतियों। मुनियोंग हंसते हुए कहता है कि लॉन्डो मार डालो इसको। तभी वो सारे बंदे एक साथ हांजुन पे अटैक करने के लिए आते हैं। हांजुन उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है। तभी हमें किम डोंगhyun की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि वो फाइट हांजुन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानजनक थी, क्योंकि वो फाइट बहुत ज्यादा लंबी और कभी भी ना खत्म होने वाली थी और हांजुन अकेले 100 लोगों का सामना कर रहा था। तो हाँ, उस दिन एक लीजेंड का जन्म हुआ जिसका नाम था पार्क हांजुन। हम देखते कि हांजुन ने उन सभी को निपटा दिया है। उसके सामने कोई बचा है तो वो है पार्क मुनियोंग। वो गुस्से में हांजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और तभी हांजुन उसको एक जोरदार पंच लगाता है। मुनियोंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। मुनियोंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं अमेरिका में था मैंने बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों से फाइट करा है, यहाँ तक कि कितनी बार तो मेरे ओपोनेंट बहुत ज्यादा बीस्ट लेवल के थे और मैंने अपने लाइफ में एक बार भी हार नहीं मानी। तभी हांजुन उसको एक जोरदार किक लगाता है। मुनियोंग कहता है कि मैंने ऐसे बंदे से फाइट करा है जो कि पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर मैंने उसे एक चुटकी में मसल के रख दिया था। तभी हांजुन उसको जोरदार पंच लगाता है। मुनियोंग दर्द के मारे कहते हैं कि साला ये बंदा क्या चीज है। वो कहता है कि कोई बंदा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी हांजुन उसके ठुड्डी पे एक मुक्का रख के देता है। ऐसा लग रहा था कि अब ये बंदा सरेंडर बोल देगा, पर पार्क मुनियोंग झुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हांजुन अपने पैरों से उसके माथे पे जोरदार अटैक करता है। ऐसा लग रहा था कि मुनियोंग बोलने वाला है कि मैं झुक जाएगा साला। तभी हांजुन अपने पैरों को रख के बोलता है कि साले तुझे झुकना ही होगा, और फिर हांजुन आखिरकार पार्क मुनियोंग को भी हरा देता है। हम देखते हैं कि मुनियोंग का चेहरा एकदम जमीन को छू गया है। तभी हांजुन उससे कहता है कि ओए पार्क मुनियोंग, अगली बार से ऐसी गुस्ताखी करने का
सोचना भी मत, क्योंकि अगर तूने कोई चुतियापा करने का सोचा भी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हांजुन उसको बोलता है कि मेरी बातों को याद रखना वरना तू जान से जाएगा। तो डर के मारे मुन्योंग के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। तभी हम हांजुन का चेहरा देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में था। इधर मुन्योंग भी अपनी हार पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, वो शर्म के मारे चिल्लाने लगता है। उसके बाद हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हम दोबारा मुन्योंग को देखते हैं जो कि अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैंने एक बंदे के सामने 100 लोगों को खड़ा कर दिया, फिर भी साला वो बंदा हारा नहीं। वो कहता है कि क्या पार्क हांजुन वो दीवार है जिसे मैं कभी भी काबू नहीं कर पाऊंगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि साला वो करे तो करे क्या। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसी का नाम ले रहा था। तो हाँ, वो उसका साथी होता है जो कहता है कि भाई तू इतना उदास क्यों है। वो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई है जिसे उदास रहने की जरूरत है तो वो तू नहीं है, क्योंकि तू उस तरह का बंदा है जो जीतने के लिए कुछ भी करता है। मुन्योंग का दूसरा साथी भी एकदम गुस्से में था। मुन्योंग उसकी बात सुनता है और कहता है कि हाँ तू सही बोल रहा है। वो कहता है कि मैं पार्क मुन्योंग तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ देर के लिए एक चूतिए की तरह हरकत की। तभी हमें पता चलता है कि उस फाइट के बाद पार्क मुन्योंग एकदम से लंबे समय के लिए गायब हो गया। लेकिन उसके गायब होने का मतलब ये नहीं था कि इस फाइट का असर खत्म हो गया, क्योंकि पार्क हांजुन ने अकेले 100 लोगों को निपटा दिया था। तो हर जगह उसके और मुन्योंग के फाइट की चर्चा हो रही थी कि कैसे उस मॉन्स्टर ने अकेले 100 लोगों को निपटा दिया। एक बंदा कहता है कि वाओ यार ये कितना ज्यादा कूल है, क्योंकि उस फाइट को बहुत ज्यादा हाइप मिल गई थी। तो वो एक जंगल के आग की तरह चारों तरफ फैल जाता है, जहाँ पे लोग देखते कि कैसे एक अकेले मॉन्स्टर ने 100 लोगों को निपटा दिया। चारों तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी। सारे कहने लगे कि वाओ यार ये फाइट तो एकदम असली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्क हांजुन पूरे कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। तभी एक लड़का बोलता है कि ओए नेक्सस को क्यों भूल रहा है, क्योंकि पार्क हांजुन नेक्सस के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, क्या वो कर सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि ओए चूतिए तुझे पता नहीं है क्या, नेक्सस तो ऑलरेडी पार्क हांजुन से डरा हुआ है, वो तो हांजुन को छूने से भी डर रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्सस का लीडर किम चुनसू दिखाया जाता है जो अपने लोगों से कहता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर से नेक्सस का डर जा चुका है। तो हमें दोबारा से पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेना होगा ताकि हम दोबारा से अपने डर को कायम कर पाए। तभी हम हांजुन और डोंगह्युन को देखते हैं जिनको कोई पीछे से आवाज देता है। तो हाँ, वो एक पूरी गैंग होती है जिसका लीडर कहता है कि तो तेरा नाम है पार्क हांजुन। तभी हम देखते कि हांजुन ने उन सभी को निपटा दिया है और अब वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि इंचियोन का लीडर हांजुन के आगे झुक जाता है और जो नहीं झुकता उसको हांजुन और डोंगह्युन झुका देते हैं, जैसे कि ग्योनजी इलाका और गैंगवॉन का इलाका। तो हाँ, हांजुन ने आसपास के उन सारे इलाके के ऐसे फाइटर जो कि बहुत अच्छे माने जाते थे उन्हें मार मार के उनका कुत्ता बना दिया, जिसके बाद बहुत सारे लोग हांजुन के दीवाने हो जाते हैं। वो कहते कि अरे यार ये कितना औसम बंदा है, इसने मार मार के सबका सुअर भर दिया। वो लोग कहते कि अब तो नेक्सस एकदम से बर्बाद हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 34। तो अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो जाके एक बार देख लो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम किम चुनसू को देखते हैं जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान है कि लोगों के अंदर से उसका और नेक्सस का डर जा चुका है और इन सब का कारण है पार्क हांजुन, जिसने अकेले ही 100 लोगों को पीट के पूरे कंट्री में सनसनी फैला दी। तो इसी वजह से मुंगिल कहता है कि चुनसू क्यों ना हम एक काम करें, हम उसे जान से मरवा देते हैं। चुनसू कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोग एक नेशनल टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि लोग नेक्सस को एक बुली करने वाले गैंग की तरह याद रखें। तो अगर हमें उनके अंदर डर बना के रखना है तो हमें हांजुन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना होगा। इस पर मुंगिल कहता है कि लगता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है। तो चुनसू कहता है कि नहीं और वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि नहीं, इस बार मैं खुद हांजुन से निपट लूंगा। मुंगिल गुस्से में कहता है कि किम चुनसू तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी वहाँ पे किसी और की भी एंट्री हो जाती है और वो चुनसू को कहता है कि भाई तू काम डाउन हो जा। तो हाँ, वो बंदा नेक्सस का लियोन किम होता है जो कहता है कि तुमने कहा कि तुम हांजुन से खुद फाइट करोगे, तुम्हारे फाइट करने का मतलब है कि नेक्सस फाइट कर रहा है, मतलब कि नेक्सस पूरा दांव पे लग जाएगा और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। चुनसू कहते हैं कि लियोन, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है और अगर मैं फाइट नहीं करूंगा तो करेगा
कौन? लियोन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर सब्र का बांध टूट चुका है, लेकिन फिर भी तुम बस एक इलाके को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी चीज दांव पे लगा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास और भी बड़े काम हैं? लियोन कहता है कि ठीक है, फिर चलो इस चीज को जल्दी से निपटा दे, और भले ही इसके लिए हमें अपने हाथ काले करने पड़े। किम चुनसू कहते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम हानजुन को जान से मरवा दे। तुम्हें नहीं लगता कि किसी दिन ये चीज हमारे नेक्सस के कोर को हिला के रख देगी? इस पर लियोन कहता है कि चलो ठीक है, फिर ऐसे बंदे का इस्तेमाल करो जो हम में से ना हो। चुनसू कहता है कि फिर तो हमारे पास ऑलरेडी एक परफेक्ट बंदा है इस काम के लिए। लियोन कहते हैं कि तुम्हारा मतलब वो बंदा जिसने इन सब की स्टार्ट की, और क्योंकि तुम्हें जीत से इतना ज्यादा लगाव है तो चलो ठीक है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि वो बंदा इन सब चीज के लिए सबसे परफेक्ट है। उसके बाद हमें एक अलग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे हम यूनियन कॉम्बैट नाम के एक जगह को देखते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे एक दूसरे को पीट के। उसी जगह पे हम किसी को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके चेहरे से टपकने वाला पसीना बता रहा था कि वो कितना मेहनत कर रहा है। उस बंदे ने पूरे दीवार को अपने पंच से डैमेज कर दिया था, पर फिर भी वो कहता है कि इतने से कुछ नहीं होगा। तभी वो सुनता है कि कोई कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये पर्याप्त होगा पार्क हानजुन को हराने के लिए? तो हाँ, वो बंदा मोनियोंग होता है जो कि पीछे पलट के देखता है, और वहाँ पे किम चुनसू था जो कहता है कि मेरे पास एक आसान और बहुत ही फास्ट तरीका है, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? मोनियोंग कहता है कि अरे तू तो नेक्सस का लीडर है ना, और हाँ, मैंने अफवाह सुनी है कि पार्क हानजुन तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जिसे मैं नहीं हरा पाया उसे कोई नहीं हरा पाएगा। चुनसू उसकी बात को सुन के एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की वजह है, तो ये तो तुम बिल्कुल मत सोचो कि मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने आया हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग सीधा बिजनेस की बात कर लें। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पार्क हानजुन को रास्ते से हटा दो, और बदले में मैं तुम्हें ये पूरा एरिया दे दूंगा। मोनियोंग उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू एक बॉस की तरह मुझे ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि देखा जाए तो तू मुझसे मदद मांगने आया है। चुनसू कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत नहीं हो। इस पर मोनियोंग गुस्से में कहता है कि चलो इसी बात पे देख ले कि नेक्सस का किम चुनसू क्या कर सकता है, और वो अपना डेडली पंच लेके किम चुनसू पे अटैक करने जाता है और कहता है कि चलो आज देख ले कि कौन किसका नौकर बनेगा। चुनसू उसे कोई जवाब नहीं देता, पर तब तक मोनियोंग ने अपने डेडली पंच से चुनसू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो पता नहीं क्यों पर घबरा जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि चुनसू ने उसके अटैक को होल्ड कर लिया था। चुनसू कहते हैं कि क्या तुझे पार्क हानजुन से अपना बदला नहीं लेना? तो तैयार हो जा, क्योंकि मेरे पास प्लान और पैसा दोनों है उसे हराने के लिए, और वैसे भी इस प्लान में तेरे अलावा कोई बंदा फिट नहीं बैठता। चुनसू कहता है कि अगर तू हाँ कर दे तो ये मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, और अगर तू चाहे तो हम बाहर चल के भी बात कर सकते हैं। तभी मोनियोंग को याद आता है कि कैसे हानजुन ने उसे मार मार के कुत्ता बना दिया था, और इस घटना को याद करते ही उसका खून खौल जाता है। वो चुनसू से कहता है कि चलो देखे तुम्हारा प्लान क्या है। चुनसू कहता है कि ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है किम डोंगह्युन की तरफ, जो कि शायद हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था और वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तभी डोंगह्युन नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर देखते ही देखते वहाँ पे एक पूरी गैंग आ जाती है जो किम डोंगह्युन को चारों तरफ से घेर लेती है, और तभी हम देखते कि दोनों तरफ से उन लोगों ने डोंगह्युन को घेर लिया है। डोंगह्युन उन लोगों की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है कि सालो कमीनों। वो अपनी छतरी को वहीं पे फेंक के उनकी तरफ बढ़ता है। डोंगह्युन कहता है कि मुझे लगा था कि नेक्सस तो अपने फिस्ट के द्वारा फाइट करेगी, पर मुझे नहीं पता था कि वो लोग अपने गंदे तरीकों का यूज करेंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे हथियार लेके आ गए थे फाइट करने के लिए। वो सारे कहते कि इसे जान से मार दो और इसके पैरों पे अटैक करो। डोंगह्युन कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इन सब को निपटा दूंगा अपने हाथों के द्वारा, और हाँ, डोंगह्युन एक एक करके उन सबको पीटे जा रहा था। वो एक बंदे को बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, और तभी एक बंदा डोंगह्युन को जोरदार पंच लगाता है। वैसे डोंगह्युन को कुछ खास असर तो नहीं होता, उल्टा वो उस बंदे के जबड़े को अपने घुटने से तोड़ देता है। डोंगह्युन एकदम गुस्से में उन सब की तरफ देखता है। तभी वहाँ पे उसका एक पुराना साथी आता है जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते कि डोंगह्युन एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो अपने सामने मोनियोंग को देख लेता है, जो कि उसके ऊपर एक जोरदार किक लगाता है, और डोंगह्युन की तो हालत ही खराब हो जाती है। डोंगह्युन कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे आज
में नहीं बच पाऊंगा। मोनयोंग भी उसकी तरफ बेहद ही गुस्से में देख रहा था। वो डोंगह्युन की फोटो लेके हानजुन के मोबाइल पे भेज देता है और कहता है कि तेरे लिए अच्छा होगा कि तू जल्दी से जल्दी यहाँ पे आजा अगर अपने दोस्त को बचाना चाहता है। डोंगह्युन की ये हालत देख के हानजुन का खून खौल जाता है। तभी हमें वो लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे किम डोंगह्युन को इन लोगों ने पकड़ के रखा है और हानजुन बिना वक्त गवाए वहाँ पे पहुँच जाता है। वो देखता है कि इन लोगों ने डोंगह्युन को रस्सी से उल्टा लटका के रखा है। हानजुन उसकी तरफ बेहद ही गुस्से में देखता है। तभी डोंगह्युन बताता है कि 2 साल पहले मेरी वजह से ही पार्क हानजुन और किम मुनयोंग के बीच वो जंग स्टार्ट हुआ। हानजुन गुस्से में कहता है कि ओए मैंने तुझे कहा था ना कि ऐसी वैसी हरकत मत करना। तो जवाब में मुनयोंग कहता है कि मुझे बुरा तो लग रहा है पर मैं कर भी क्या सकता था, और वैसे भी मैं किसी से नहीं डरता, तो मैं अपना बदला लेने आया हूँ। इतना कह के वो एक लोहे की रॉड को डोंगह्युन के पैर पे दे मारता है, जिसकी वजह से डोंगह्युन के घुटने की हड्डी टूट जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। अपने दोस्त को दर्द में देख के हानजुन का खून खौल जाता है। वो बहुत ही तेजी में मोनयोंग की तरफ भागता है। हानजुन कहते हैं कि साले इस बार मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। मोनयोंग उसको अपनी तरफ आता हुआ देख के स्माइल करता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने हानजुन की तरफ एक चेन को फेंक दिया। देखते ही देखते उन लोगों ने चारों तरफ से हानजुन को चेन में फंसा लिया था। वो बंदा कहता है कि जैसा हमारा प्लान था हमने इसे चेन में फंसा लिया। बाकी के लोग कहते हैं कि ओए बातें करना बंद कर और चेन को जल्दी से खींच क्योंकि हमें बैलेंस बना के रखना है। एक बंदा हानजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि हमारी तो लॉटरी लग गई। वो चारों तरफ से हानजुन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इधर हानजुन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और तभी हम देखते हैं कि उसने चेन को अपने हाथों से बहुत ही टाइट पकड़ लिया। फिर वो उस चेन को खींच के उन लोगों को हवा में उछाल देता है और तभी वो देखता है कि और भी ज्यादा चेन उसकी तरफ फेंके जा रहे हैं और मोनयोंग कहता है कि ओए हानजुन आज तू मरेगा। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।